यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द नेक्स्ट बूस्टर रिवीजन। आप सभी लोगों के लिए कैपिटल गेन शुरू है हमारा। आप अगर अभी से ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसके पहले के सारे पार्ट्स देख लीजिए, बहुत मजा आएगा क्योंकि उसमें असेसमेंट्स हमने कंप्लीट किया और बिल्कुल इसी के पहले वाले पार्ट में हमने कैपिटल गेन का मेजर पार्ट खत्म किया है। तो आप लोग वहां पे देख लीजिए, उसे कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर कूदिएगा। यस नो, आज का बूस्टर रिवीजन कैपिटल गेन को समाप्त करने पे कैपिटल गेन के जो आगे के पार्ट है, आगे के प्रोविजन है, हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे और एक नेक्स्ट चैप्टर की ओर जंप करेंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको इन वीडियो से वैल्यू एडिशन मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक के इसे पहुंचाओ यार, क्योंकि उनको भी रिवीजन करने की जरूरत है। यस और नो, अभी अभी रिजल्ट आया, उन्हें भी रिवीजन करने की जरूरत है और ये रिवीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स भी कवर कर रहे हैं हम लोग फॉर द पर्पज ऑफ मई, जून, नवंबर, दिसंबर 21। इसमें जो बुक यूज हो रही है वो है सीए फाइनल सुपर 35 बुक, जो आपको मिल सकती है vsmartacademy.com के ऊपर। यस और नो, और अगर आपको इसकी वैल्यू और बढ़ानी है तो मैंने साथ साथ में पूरा फ्री क्वेश्चनर डिस्कशन भी डाला है। जाओ प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, फ्री क्वेश्चनर डिस्कशन आपको मिल जाएगा। जाकर के जल्दी से उन क्वेश्चनर को भी आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद होगा तो स्पेशल ट्रांजैक्शंस इन कैपिटल गेन देख रहे थे हम लोग, 45 1A 2 3 4 5 और 5A वाले ट्रांजैक्शन देख लेते हैं और मैंने कहा था कि कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे आज भी बाकी है, वो स्पेशल ट्रांजैक्शन आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 51 की बात करते हैं, फॉर फीचर ऑफ एडवांसेस। क्या कहता है ये सेक्शन कहता है कि बॉस, अगर कोई ट्रांजैक्शन को आप क्या कर रहे हो, कैरी आउट कर रहे हो, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन को आप क्या कर रहे हो बेटा, कैरी आउट कर रहे हो, और ये ट्रांजैक्शन में देयर इज अ फेल्ड निगोशिएशन, ये ट्रांजैक्शन में देयर इज अ फेल्ड निगोशिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेल्ड निगोशिएशन? फेल्ड निगोशिएशन मीन्स वेयर सेलर हैज नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क और बायर ईदर हैज नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क, तो इसे हम कहते हैं फेल्ड निगोशिएशन। अब मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सौदा किया, सौदा करके क्या किया, पैसे दिया, लेकिन आप पूरा सौदा बचा हुआ 3 महीने के अंदर में पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में जो एडवांस दिया जाता है इसे क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। 2014 तक इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट था। 2014 के बाद अरुण जेटली सर ने इसका ट्रीटमेंट बदल दिया था। टिल 2014 अगर आपने कोई एडवांस फॉरफिट किया है, दिस फॉरफीचर वाज रिड्यूस्ड ईदर फ्रॉम कॉस्ट और fair market value or WDV as the case may be. Yes or no? After 2014 whatever is the amount forfeited will be taxable under the head of other sources, will be taxable under the head of other sources. तो अगेन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में फॉरफीचर की डेट क्या दी है। इफ इट इज आफ्टर 31/3/2014 it will be taxable in IFOS, whereas it is prior to 2014 इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू एंड WDV। जब आप सेक्शन 51 का क्लोज एनालिसिस करते हैं तब आपको समझ में आता है यहाँ पे सिर्फ असेसी वर्ड लिखा है, प्रीवियस ओनर नहीं। दैट मीन्स प्रीवियस ओनर ने अगर कुछ फॉरफीचर किया भी होगा तो इसे आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। सो फॉरफीचर बाय प्रीवियस ओनर इज टोटली इग्नोर। फॉरफीचर बाय असेसी अगर होगा 2014 के बाद होगा तो इसे अदर सोर्सेज में टैक्स करना, 2014 से पहले होगा तो इसे कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या WDV में से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। यस यस मालिक। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट सीए फाइनल के अंदर में, सीएमए फाइनल के अंदर में, सेक्शन 50B स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब क्या होता है, इसे लमसम सेल भी कहा जाता है, जहां पे इंडिविजुअली एसेट्स के वैल्यू ना करके अगर आप सिंगल कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं सम सेल। रिसेंटली इंडिया में इसके अंदर में एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन देखने को मिला है जब अंबानी ग्रुप ने बिग बाजार ग्रुप को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया एंड 26,000 करोड़ उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हाँ आज भी इंडिया में स्लम सेल होते हैं। नाउ आपको तो पता होगा कि रिसेंटली अमेजॉन रिलायंस की लड़ाई भी इसी चीज को लेकर के चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं स्लम सेल। इसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। कुछ बातें जो आपको याद रख लेनी चाहिए, पहला इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरा नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ, नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ आपका कैपिटल गेन बनेगा। अब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म बनेगा या शॉर्ट टर्म बनेगा, ये डिपेंड करता है आपने यूनिट कब से चालू किया था। अगर यूनिट इनकॉर्पोरेशन जब से हुआ था वहां से आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। यस, नेट कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल वही, सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। नेट वर्थ कैसे निकाला जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू अब क्या लेनी है, डेप्रिसिएबल एसेट एट WDV, अदर एसेट एट बुक वैल्यू। यस, डेप्रिसिएबल एसेट एट WDV, अदर एसेट्स एट बुक वैल्यू को आपको कंसिडर करना है। क्या रिवैल्यूएशन कंसिडर होता है? याद रखिएगा पूरे इनकम टैक्स में हम रिवैल्यूएशन कहीं पे भी कंसिडर नहीं करते। यस और नो? तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल गेन। यस, नेटवर्थ कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहां पे करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पर्पस। यस, इफ नेटवर्थ इज नेगेटिव इट इज टेकन टू बी जीरो एंड सेल कंसिडरेशन विल बिकेम कैपिटल गेन एज पर जुआरी इंडस्ट्रीज वर्सेस
CIT, depreciable asset has to be taken at WDV, other asset has to be taken at book value. अगर किसी asset का 100% डिडक्शन मिल चुका है तो इसका वैल्यू तो वैसे भी नील ही रहता है ना. Yes, revaluations are totally ignored. Net worth is negative, cost of acquisition is nil. अगर डिडक्शन 35 AD में लिया है तो इन assets का भी cost of acquisition क्या क्लेम करोगे? nil. राइट साथ साथ में आपको एक रिपोर्ट फर्निश करनी है नेटवर्थ की, और ये रिपोर्ट अब एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की जाती है. गेन इज लॉन्ग टर्म इफ द यूनिट्स आर हेल्ड, इफ दैट पर्टिकुलर यूनिट जो ट्रांसफर कर रहे हो इसे 3 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया है तो फिर इसे लॉन्ग टर्म कहा जाएगा. यस और नो, दैट वाज स्लम सेल. स्लम सेल के क्वेश्चन मॉड्यूल्स के अंदर में दिए हुए, साथ साथ में मेरे क्वेश्चन के अंदर में भी दिए हुए हैं. भाई साहब इसको सॉल्व करके जाना. कैपिटल गेन में ये एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट में आपसे पूछी जाती ही है. यस मालिक, चलो जी बहुत बढ़िया. जस्ट गिव मी अ मिनट. अगर आप देखोगे वापस से सेक्शन 48 के अंदर में आओ, यहां पे आपका सब कुछ खत्म हो चुका है एज फार एज कैपिटल गेन कंप्यूटेशन. कैपिटल गेन पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन पूरा का पूरा आपने कहां से कहां तक पढ़ा है? 45 आपने पढ़ा चार्जिंग सेक्शन, 45 1A से लेकर के 45 तक के आपने पढ़ा स्पेशल ट्रांजैक्शन इन कैपिटल गेन. जनरली कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में अराइज होता है जिस प्रीवियस ईयर में आपने एसेट ट्रांसफर किया, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन इस सीरीज में दिए हैं. 46 आपने पढ़ लिया, दैट इज लिक्विडेशन. लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में क्या होगा और शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा. 48 आपने मेरे साथ पढ़ लिया, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन. 49 आपने मेरे साथ पढ़ लिया एंड 55 भी आपने मेरे साथ पढ़ लिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. यस, 51 आपने हमारे साथ पढ़ लिया, दैट इज फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांसेस. 50B आपने हमारे साथ पढ़ लिया, दैट इज स्लम सेल. 50CA आपने हमारे साथ पढ़ लिया, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड अनलिस्टेड शेयर्स. राइट, अगर आप देखो तो पूरी सीरीज के अंदर में यहां एक सेक्शन बचता है दैट इज 47. साथ साथ में 52 53 एग्जिस्ट ही नहीं करते बेयर एक्ट के अंदर में. 54 आपने मेरे साथ पढ़ लिया एग्जम्पशन की सीरीज, यानी अब एक ही सेक्शन बचता है सेक्शन 47 जो कहता है ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. देखिए वैसे तो कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर होते हैं तो इस पे कैपिटल गेन जरूर आता है, लेकिन सेक्शन 47 एनलिस्ट करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिसको ट्रांसफर करने पे भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते. तो अगर आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होने वाला. यस और नो, इसमें से फ्यू ट्रांजैक्शंस हम लोग ऑलरेडी लिंकअप के साथ पढ़ चुके हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग को यहां पढ़ने हैं. फाइनल लेवल पे इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है कि भैया बताओ क्या ये कंसिडर होगा, क्या ये कंसिडर नहीं होगा, ऐसी सारी बातें पूछी जाती है. ऑलरेडी 2 ट्रांजैक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए. तीसरा ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 47(4). एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स सब्सिडरी. अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करती है कैपिटल एसेट, और ये सब्सिडरी अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है और सब्सिडरी अगर इंडियन कंपनी है, अगर ये होली ओन्ड सब्सिडरी और सब्सिडरी अगर इंडियन कंपनी है तो इसके ऊपर ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला. मैं कुछ इस तरीके से बात बताता हूं. मान लीजिए X इज अ होल्डिंग कंपनी, जरा ध्यान से सुनना, whereas Y इज अ सब्सिडियरी कंपनी. यहीं पे नहीं, 2018 में आपको 56(2) के साथ मिला के पढ़ाऊंगा, आपको मोहब्बत हो जाएगी टैक्स से. जरा ध्यान से सुनना, X ने Y को क्या कर दिया, कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया. राइट, Y इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, Y इज एन इंडियन कंपनी, सो इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला. सेक्शन 47 कहता है इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन. अब एक सवाल उठ रहा था, वो सवाल ये था कि इनको तो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, तो क्या इनके हाथ में 56(2)(10) आएगा, इनके हाथ में क्या ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल होगा? ये सवाल उठ रहा था ये इंडस्ट्री के अंदर में कि जब एक्स वाई को ट्रांसफर कर देता है, एक्स के हाथ में तो कोई कैपिटल गेन नहीं आता बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47, बट क्या वाई के हाथ में क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा? क्योंकि वाई को तो ये विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, और कोई भी चीज इस धरती पे जब विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो इनकम टैक्स में उसे गिफ्ट कहा जाता है. 56(2)(10) ने जो एक्सेप्शन की लिस्ट है ना, एक्सेप्शन की लिस्ट, वो एक्सेप्शन मतलब कौन कौन सी चीजों पे गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा, उनमें ये भी एक ट्रांजैक्शन है. इसे गिफ्ट के प्रोविजन से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया. यस, इसे गिफ्ट की प्रोविजन से बाहर कर दिया गया. आपने वो लिस्ट पढ़ी है ना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल. हाँ, वही लिस्ट में अगर आप लास्ट देखोगे ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन 47 दिखेगा, वहां पे ये वाला ट्रांजैक्शन भी दिखेगा जब होली ओन्ड
होल्डिंग कंपनी ने अपने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया। आपने वाइस वर्सा भी केस इसमें सुना होगा, सब्सिडरी जब अपने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, ये अगर 100% होल्डिंग है और होल्डिंग इंडियन कंपनी है, बस सारी कंडीशन रिवर्स कर देना, अगेन इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, और उस ट्रांजैक्शन को भी 56(2)(10) से बाहर रखा गया है, राइट। So, any transfer of capital asset by a company to its subsidiary company if parent company nominee holds whole of the share capital। देखिए होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन 50 पे ही चालू हो जाता है, तो सिर्फ होल्डिंग होने से काम नहीं चलेगा, होली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए एंड इट शुड बी एन इंडियन कंपनी। यस, वेराज नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे तो इसी का उल्टा मिल जाएगा, ट्रांस कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी, वेयर होल्डिंग कंपनी ने अपना 100% होल्ड करके रखा, और होल्डिंग कंपनी अब कौन सी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो। यस और नो। चलिए सेक्शन 47(6) एंड 6A की बात कर लेते हैं हम लोग। एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में भी ये इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिफ्ट बोल के टैक्सेबल होने वाला नहीं है। सेम ट्रांजैक्शन डीमर्जर का भी है, अगर डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को अपना कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है, रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। सो यही चीज यहां पढ़ लीजिए आप। एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन बाय अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, इफ अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सेम डीमर्जर के लिए दिखेगा 6B, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर टू रिजल्टिंग कंपनी इफ रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। यस और नो। अच्छा जी, यहां आओ, अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगा 6AA के अंदर में। स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विद बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड ब्रॉट इनटू फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्जिंग हो जाए, रिसेंटली बैंक ऑफ हैदराबाद इनटू बैंक ऑफ इंडिया के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। यस और नो। मैं जानबूझ के कुछ बीच के पार्ट छोड़ रहा हूं, उससे आपको कुछ अलग बताना है। अच्छा जी, एक और बात, अब देखो प्रॉब्लम कहां हो रही थी जिसके कारण एक और चीज लानी पड़ी। लेट्स से शीला लिमिटेड, किजवानी लिमिटेड, राइट, अमलगमेटेड इनटू SK लिमिटेड। अब यहां पे तो ये बात तो बोल दिया भैया, ये जो ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। क्या इनके हाथ में 56(2)(10) आएगा? लॉ ने भी यहां पे भी अमेंड कर दिया, बोल दिया यहां पे भी 56(2)(10) अप्लाई करने वाला नहीं है। तो यहां पे अट्रैक्ट हो गया सेक्शन 47, इनके हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला। यहां पे 56(2)(10) आना चाहिए था, लेकिन लॉ ने कह दिया कि नहीं भैया, हम इसे गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं करेंगे। यकीन नहीं आता ना, अदर सोर्सेज की प्रोविजन जाकर के देखो गिफ्ट की, वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगी। ऐसा लिंक करके पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा था जरा समझना। मान लो एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का नाम है कांचा। शेयर होल्डर कौन है? कांचा। अब कांचा ने शीला के शेयर्स होल्ड करके रखे थे, कांचा ने शीला के शेयर होल्ड करके रखे थे। नाउ अमलगमेशन में अब उसको SK के शेयर मिलेंगे एज कंपेयर टू शीला, SK के शेयर मिलेंगे। कांचा के हाथ में तो एक्सचेंज हो गया, और सेक्शन 247 कहता है एक्सचेंज इज लायबल टू कैपिटल गेन। सेक्शन 247 क्या कहता है? एक्सचेंज इज लायबल टू कैपिटल गेन। अब एक सवाल खड़ा हो गया, कांचा के हाथ में तो टैक्स आ गया, इनके अमलगमेशन के चक्कर में कांचा के हाथ में तो टैक्स आ गया। कांचा बड़े परेशान हो गए थे, कांचा जैसे शेयर होल्डर बड़े परेशान हो गए थे। वो कहते हैं अमलगमेशन किसी और का, मजे किसी और के, और टैक्स हम भरते बैठे। तब जाके सेक्शन 47 को अमेंड किया कि अगर शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर में एक्सचेंज में कुछ मिलता है, इट इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। तो ना यहां कैपिटल गेन आएगा, ना यहां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। यहां कैपिटल गेन आ रहा था, इस पे भी सेक्शन 47 लगाया, बोला कि अमलगमेशन और डीमर्जर के ट्रांजैक्शन में अगर शेयर होल्डर को कुछ मिल रहा होगा इन ल्यू ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। समझ में आई बात? चलिए ये पढ़ाता हूं, ये पढ़ो। एनी ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, if the transfer is made in consideration for demerger, it is not regarded as transfer, not liable to capital gain. Yes, at the same time, any transfer by shareholder in a scheme of amalgamation of a capital asset being shares held in amalgamating company, if transfer is made in consideration of allotment to him
शेयर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, एंड अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, तो इस पे टैक्स आने वाला नहीं है। ये दो ट्रांजैक्शन देख लो, डीमर्जर और इससे रिलेटेड है। ऊपर के दो चीजें आपने अमलगमेशन के रिलेटेड पढ़ी, अब जो पढ़ रहे हो आप ये शेयर होल्डर इन अ डीमर्जर पढ़ रहे हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। इधर आइए वापस, इधर आइए वापस। फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी ने फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी को शेयर्स ट्रांसफर किए विच आर हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर provided at least 25% of the shareholder remains same and transfer does not attract capital gain in that country. So any transfer in a scheme of amalgamation being shares held in an Indian company by amalgamating foreign company to amalgamated foreign company, amalgamating foreign company ने amalgamated foreign company को इंडियन शेयर्स ट्रांसफर किए। जनरली जब भी इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर होते हैं तो इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया होता है, लेकिन इसे कैपिटल गेन टैक्स से बाहर रखा गया है। प्रोवाइडेड एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर होल्डर of amalgamating foreign company continue to remain the shareholder of amalgamated foreign company and transfer does not attract capital gain in which the country is in the particular country in which company is incorporated. At the same time ये आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन केस के हिसाब से। वोडाफोन ने क्या किया था भाई? वोडाफोन केस आपको पूरा का पूरा याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको कहाँ याद दिलाऊंगा मैं, जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन करवाता रहूंगा तब मैं आपको याद दिला दूंगा वोडाफोन का केस। वोडाफोन के केस के अंदर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर हो गया था, एंड अगर कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो इट वॉज रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड इट इज लाइबल टू कैपिटल गेन, राइट। सो उससे रिलेटेड ये प्रोविजन एडअप थी, चेक कीजिएगा। Any transfer in a scheme of amalgamation of capital asset being shares of a foreign company referred to in explanation 5 of section 911, right, which derives directly or indirectly its value from shares of an Indian company held by amalgamating foreign company to amalgamated foreign company if at least 25% of the shareholder continue to remain same and such transfer does not attract capital gain in that particular country. So ये उससे रिलेटेड था कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर करें या फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी के साथ अमलगमेट हो रही है जिसकी वैल्यू इंडियन शेयर से डिराइव हो रही है, इट विल नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अगर 25% ऑफ द शेयर होल्डर रिमेन सेम्स एंड इट इज नॉट अट्रैक्टेड टू कैपिटल गेन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। डीमर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी, जब हम लोग टैक्सेशन ऑफ डीमर्जर, टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन पढ़ते रहेंगे तब हम लोग इस बात को वापस से देखेंगे कि अगर फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी, फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी के जैसे अगर ट्रांसफर होती है, ठीक उसी तरीके से फॉरेन डीमर्ज कंपनी, फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर होती है और कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी बाय डिमर्ज फॉरेन कंपनी टू रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, डिमर्ज फॉरेन कंपनी अगर रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को इंडियन शेयर्स ट्रांसफर कर देती है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, प्रोवाइडेड 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी, 75% शेयर होल्डर रिमेन सेम, such transfer does not attract capital gain in that particular country and conditions of the Companies Act has been satisfied. Conditions of the Companies Act has been satisfied. डन सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं।
कोऑपरेटिव बैंक, प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक ने सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को अगर अपने कोई कैपिटल से ट्रांसफर किया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अगर आप देखोगे ना, ये अमलगमेशन डीमर्जर वाले ट्रांजैक्शन जो 47 के ना, ये काम के बहुत सी चीजें बाकी 47 के अंदर में आपको फालतू मिलेगी, जिसको आज तक कभी एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं गया है, ना पूछा जाएगा। तो अब अगर तुम देखोगे ना, ये काम की चीजें हैं, मतलब जिनको पूछा जाता है। अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कभी, ध्यान में मत देना, पूछा भी नहीं जाएगा, ध्यान में मत देना। दिस इज अगेन रिपीटेड, यहां पे आओ। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड जीडीआर मेड आउटसाइड इंडिया बाय वन नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट ने अनदर नॉन रेसिडेंट को 115 एसी के अंदर में जो बॉन्ड्स और जीडीआर आते हैं वो ट्रांसफर किए, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। ये एक स्कीम लाई गई थी, किसके लिए लाई गई थी? नॉन रेसिडेंट्स के लिए लाई गई थी कि एक नॉन रेसिडेंट बॉन्ड क्या कर देता है, बॉन्ड या जीडीआर ट्रांसफर कर देता है इंडियन कंपनीज के किसी और नॉन रेसिडेंट को, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अब इंडियन कंपनीज ने क्या किया, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया, तब जाके एक प्रोविजन को इंसर्ट किया गया कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिया है, वो नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया किसी और नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर देता है। पहले ये प्रोविजन से बॉन्ड और जीडीआर के लिए थी, फिर ये प्रोविजन एक्सटेंड कर दी किसके लिए, नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो आरडीबीज के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी नॉन रेसिडेंट ने, लेट्स से जॉन सीना ने रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिया इंडियन कंपनीज के, उसने दूसरे नॉन रेसिडेंट अंडरटेकर को ट्रांसफर कर दिया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। ये रिसेंटली थोड़ा सा चलन में आया है। ये और एक एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग बॉन्ड जीडीआर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये तो थे ही, और दो चीजें ऐड कर दी, डेरिवेटिव्स और एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी एंड वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर इज इन फॉरेन करेंसी। अब नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके आईएफएससी के अंदर में फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं इन बॉन्ड, जीडीआर, डेरिवेटिव और अदर सिक्योरिटीज के अंदर में। ये अदर सिक्योरिटीज को भी नोटिफाई कर दिया गया है, एनी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, राइट। सो अगर नॉन रेसिडेंट आईएफएससी के अंदर में ट्रेड कर रहा है बॉन्ड, जीडीआर, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या सच अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी को वो ट्रांसफर करता है आईएफएससी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर में इसके ऊपर क्वेश्चन था, मुझे लगता है फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन any transfer of capital asset being a government security carrying periodic interest of interest made outside India through intermediary by non-resident to another non-resident, चाहे तुम जीडीआर ट्रांसफर करो, बॉन्ड ट्रांसफर करो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर करो, या गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी, एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया ही कर दी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई ने 2015 में और 2018 में और 2020 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए, जिसको नोटिफाई किया और कहा कि भैया इसके ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 की स्कीम के अंदर में किसी इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया होगा, इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसे तो आप छोड़ ही दीजिए। 1970 के पहले की बात कर रहा है ये। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है बीइंग वर्क ऑफ आर्ट स्कल्पचर, आपने नेशनल म्यूजियम को दे दिया या फिर नेशनल आर्ट गैलरी को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, और इसके बदले में आपको कोई कंसिडरेशन मिला होगा, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। सो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक कलेक्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ट्रांसफर टू एनी यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी or such other public museum institution as may be notified by government, not regarded as transfer, not liable to capital gain. Exam point of view not at all relevant. हाँ जी, any transfer by conversion of bond or debenture into shares of that company, मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल बॉन्ड लेते हैं हम लोग, जब ये कन्वर्ट होंगे तो आपने डिबेंचर दिया, शेयर ले लिया, ये एक्सचेंज था, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आना चाहिए था, सेक्शन 47 ने बोला जब कन्वर्जन हो रहा है तब ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हाँ, पर कन्वर्टेड शेयर जब सेल करोगे क्या तब कैपिटल गेन टैक्स आएगा? यस। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप डिबेंचर से लोगे, कॉस्ट डिबेंचर से लोगे। एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जो 115 एसी के अंदर में नोटिफाइड है।
एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, ये भी पूछा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स अगर इक्विटी के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। ये ओल्ड है, आपको पता होगा कि बॉस क्या किया गया था, बीएससी को कॉर्पोरेटाइज किया गया था, तो उसी के अंदर में कहा गया है कि भैया अगर कोई भी अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है बीइंग मेंबरशिप ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब बना था उस टाइम का प्रोविजन है, अब ये काम के नहीं है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड इन अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, तो विच इज मैनेज बाय इट्स वर्कर, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। अगर कोई कंपनी सिक कंपनी है जो अपने वर्कर्स द्वारा मैनेज की जा रही है, ये कंपनी क्या करती है, लैंड ट्रांसफर करती है, इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स आता है, ये कैपिटल गेन टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा जी सर, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, सर क्या होता है, कई बार फर्म को सक्सीड करते हैं कंपनी को, इट्स अ रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो फर्म अगर कन्वर्ट होती है कंपनी के अंदर में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, क्योंकि फर्म के एसेट्स कंस्ट्रक्शन में किसको ट्रांसफर किए जाते हैं, कंपनी को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय फर्म यूपीबीवाई टू द कंपनी विच बिकेम्स द असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। सारे पार्टनर जितने भी सक्सेशन से पहले थे वो सारे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो ऑल पार्टनर इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन बिकेम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, यस और नो। अब जैसे ही आप क्या बने, कंपनी के शेयर होल्डर बने, आपकी कंबाइंड होल्डिंग 50% से ज्यादा की होनी चाहिए एटलीस्ट। सो द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इज नॉट लेस देन 50%, क्योंकि अगर 50% से कम हुई तो ये एज गुड एज फर्म का कंपनी द्वारा सेल हो जाएगा। सो एटलीस्ट फर्म के जितने पार्टनर थे वो सारे शेयर होल्डर होने चाहिए और कंबाइंड होल्डिंग इन लोग की एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। यस, जिसको आपने कितने साल होल्ड करना है, एटलीस्ट 5 years होल्ड करना है। सारे पार्टनर को कोई और कंसिडरेशन नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के अलावा किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। यस, लास्ट पार्ट कट कर दीजिए। मेजरली 4 कंडीशन याद रखिए, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, ये यहाँ पे सारे पार्टनर क्या हो जाने चाहिए, शेयर होल्डर हो जाने चाहिए। जिनके पास एटलीस्ट 50% के शेयर होल्डर होने चाहिए, इनने 5 साल शेयर को क्या करना है, होल्ड करना है। कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ शेयर्स मिले होने चाहिए और कुछ नहीं मिला होना चाहिए। सबसे ज्यादा थियरी में ये पूछा जाता है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या कंडीशंस है, पहला, सारे शेयर होल्डर पार्टनर बनेंगे, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगे, जो कंपनी के थे ये सारे एलएलपी के होंगे, सारे शेयर होल्डर क्या बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, और इनका ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो राइट सेम प्रोपोर्शन में रहेगा एज देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, बट overall profit sharing ratio should not be less than 50% and such should be holded for 5 years. yes, सारे assets and liabilities transfer होने चाहिए, सारे शेयर होल्डर पार्टनर बनने चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50% से कम नहीं होना चाहिए सभी का, राइट। कंपनी का टर्नओवर इन द पास्ट 3 years does not exceed 60 lakh, कंपनी का टर्नओवर इन द पास्ट 3 years does not exceed 60 lakhs, एंड कंपनी के असेट्स का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स इन एनी 3 previous year does not exceed 5 करोड़। कंपनी के पिछले 3 सालों के अंदर में जो असेट्स का वैल्यू है ये 5 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर को कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलना चाहिए, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए, सारे शेयर होल्डर पार्टनर बन जाने चाहिए, कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 5 साल इनने होल्ड करना है, पिछले 3 सालों का टर्नओवर 60 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों का नेटवर्थ, दैट इज नेटवर्थ नहीं असेट वैल्यू ऑफ असेट 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। नो अमाउंट इज पेड डायरेक्टली either directly or indirectly to any partner out of the balance of accumulated profit standing in the accounts
एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो किसी भी पार्टनर को आपने क्या नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। 3 कंडीशन अगेन आपको कॉमन मिलेगी कहाँ, प्रोप्राइटर के केस में। प्रोप्राइटर अगर कंपनी में कन्वर्ट होता है तो इस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, प्रोवाइडेड ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जानी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 50% होना चाहिए कंपनी का, जिसको आपने 5 साल होल्ड करके रखा होगा। एंड आपको कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ कंपनी से शेयर अलॉटमेंट मिलना चाहिए, कैश नहीं मिलना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। डन सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये कंसेप्ट पूछा जाता है, शेयर्स ऑफ एसपीवी। एसपीवी के शेयर्स अगर बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए जाए, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। अभी जब हम बिजनेस ट्रस्ट भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक चीज पूछी जाती है। देन ये एक बार आपको पूछ चुका है ऑलरेडी, कंसोलिडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। यस, म्यूचुअल फंड स्कीम क्या करते हैं, कंसोलिडेट होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कन्वर्ट हो गया, डेप्ट ओरिएंटेड फंड अगर डेप्ट में कन्वर्ट हो गया, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। हालांकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड डेप्ट ओरिएंटेड फंड में कन्वर्ट होता है या डेप्ट ओरिएंटेड फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कन्वर्ट होता है, इट इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर, लायबल टू कैपिटल गेन। सो अगर सेम टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सो एनी ट्रांसफर बाय यूनिट होल्डर of capital asset being a unit or units held by him, consolidation scheme of a mutual fund made in consideration for allotment of a capital asset being unit or unit in the consolidated scheme of mutual fund, it is not regarded as transfer. So equity oriented अगर equity oriented में ट्रांसफर हो, there will be no capital gain. डेप्ट ओरिएंटेड अगर डेप्ट ओरिएंटेड में ट्रांसफर हो, देयर विल बी नो कैपिटल गेन। लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड अगर डेप्ट ओरिएंटेड में ट्रांसफर हो, यस देयर विल बी अ कैपिटल गेन। डन सर। शानदार, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। segregated portfolio side pocketing, the newest concept under the capital gain. फाइनेंस एक्ट 2020 ने इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग बताया है क्या रहेगा। सबसे पहले आप इस स्कीम को समझ लीजिए, आपको मजा आएगा। चलो जी, पढ़ तो लिया होगा। नाउ एग्रीगेट पोर्टफोलियो साइड पॉकेटिंग क्या कंसेप्ट लेकर के आया है, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर के आया है। कंसेप्ट लेकर के आया म्यूचुअल फंड के लिए, ताकि वो अपने असेट्स को 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर दे। अब हो क्या रहा था, म्यूचुअल फंड के अंदर के कुछ परफॉर्मिंग असेट्स जो थे, कुछ स्टॉक्स जो थे, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, जबकि कुछ स्टॉक्स जो होते थे ये बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो जो परफॉर्म नहीं कर पाते थे, इसके कारण ओवरऑल एनएवी जो होता था ये अफेक्ट करता था म्यूचुअल फंड कंपनीज का। म्यूचुअल फंड कंपनीज कई दिनों से, कई सालों से सेबी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि साइड पॉकेटिंग हमको एक क्रिएट करने दीजिए। साइड पॉकेटिंग क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 आम है, राइट। वो कहते हैं ना, एक फल जो दूसरों को खराब कर देता है या एक मछली दूसरों को खराब कर देती है, तो एटलीस्ट आप उसको निकाल करके बाजू कर सको और बचा हुआ पोर्टफोलियो जो है ये अच्छे से चलता रहे, और जो बैड हो चुका है या जो बैड हो रहा है वो एटलीस्ट दूसरों को खराब ना करे या ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट ना क्रिएट करे।
इसके लिए वो बहुत दिनों से सेबी से रिक्वेस्ट कर रही थी। सेबी ने आखिरकार थक हार कर मान करके ये कंसेप्ट दे ही दिया, जिससे म्यूचुअल फंड की अगर आप देखोगे पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस आपको बड़ी भी दिखेगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको ये परमिशन मिल गई थी साइड पॉकेटिंग करने की। साइड पॉकेटिंग करने का मतलब क्या होता है कि कुछ जो बैड असेट्स थे उनको निकाल करके एक सेग्रीगेट पोर्टफोलियो के अंदर में प्लेस कर देना। एक मेन पोर्टफोलियो जिसमें सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चकाचक चल रहा है, और दूसरा पोर्टफोलियो सेग्रीगेट पोर्टफोलियो जिसके अंदर में वो बैड या नॉन परफॉर्मिंग वाले असेट्स को उठा करके डाल दे। अब ये तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, इतने नए यूनिट आपको क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, बराबर है। ये जब रिकवर होंगे तब रिकवर होंगे, तब तक क्या आप मेन बेच करके अपने पैसे को क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। अब एक सवाल उठा, एक कि आपको ये साइड पॉकेटिंग के अंदर में जो यूनिट्स मिल रहे हैं इसको आप कभी ना कभी तो बेचोगे, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट को लेकर के इशू अराइज हुआ, इसका होल्डिंग पीरियड को लेकर के इशू अराइज हुआ। अब इसकी वैल्यू क्या डिटरमाइन करोगे, इसको लेकर के इशू अराइज हुए, क्योंकि इतने यूनिट्स आपको नए इशू कर दिए जाते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के। नाउ व्हाट इज सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो एनालिसिस? बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मीन्स अ पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ डेब्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अफेक्टेड बाय अ क्रेडिट event that has been segregated in a mutual fund. This is that part of total portfolio which contains bad, downgraded and illiquid debts. ये वो पार्ट है टोटल पोर्टफोलियो के आपके। टोटल पोर्टफोलियो शैल मीन्स द स्कीम ऑफ पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग सिक्योरिटी अफेक्टेड बाय द क्रेडिट इवेंट। अब जब हम टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे किसी का, तो मेन पोर्टफोलियो प्लस सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, इसे हम कहेंगे टोटल पोर्टफोलियो। The main portfolio is the portfolio which is segregated from total portfolio with good debts and can be redeemed by investor at any point of time. ये good है और एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है, ये बैड है, इन दोनों को मिला लो तो बन जाए टोटल पोर्टफोलियो। वापस से बोलो, मेन पोर्टफोलियो जिसमें सारे अच्छे आम हैं, और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जिसके अंदर में थोड़े से खराब वाले आम हैं, इन दोनों को मिला दो तो हमारे पास टोटल आम कितने हैं ये पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब सवाल उठता है, क्रिएशन ऑफ अ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो side pocketing was introduced by SEBI to enable a debt scheme of mutual fund to allow the investor to exit a debt scheme in distress. It is implemented by debt fund if their holdings are downgraded or suffers a default. Segregated side portfolio is actually to be seen as splitting the investment in two parts. One can be called as a main portfolio while other can be called as segregated portfolio. अब सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया है यहाँ पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर के, कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या पकड़ा जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ यूनिट इन द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो शैल ऑल्सो इंक्लूड द पीरियड फॉर विच ओरिजिनल यूनिट इन द मेन पोर्टफोलियो वॉज हेल्ड। अब मान लो आपने क्या किया था, 2010 के अंदर में ये म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे और 2019 में जा करके सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या 2019 से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे? नहीं, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो काउंट करेंगे ये यहाँ का पीरियड प्लस यहाँ का पीरियड दोनों भी काउंट किया जाएगा, ऐसा अब सेक्शन कहता है। अच्छा, अब ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कभी तो बेचोगे, इस टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ोगे, वो यहाँ लिखा है। सेक्शन 49(2)AG इंसर्ट हुआ, उनने कहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट इन टोटल पोर्टफोलियो, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी इन टोटल पोर्टफोलियो इनटू एनएवी ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो भी हो इसका एनएवी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, तो जो भी उसका एनएवी है डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था इन यूनिट्स का, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था इन यूनिट्स का इनटू एनएवी ऑफ द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। बड़ा सिंपल है, ये यूनिट्स जितने में एक्वायर किए थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स इनटू जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी से आ जाता है, प्रॉब्लम में आपको एज इट इज दिया होगा, निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था इनटू एनएवी ऑफ द सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो बिफोर सच सेग्रीगेशन, ये वर्ड याद रखना, बिफोर सच सेग्रीगेशन, ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, मेन पोर्टफोलियो की कॉस्ट क्या पकड़ोगे आप, इसको भी एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 49(2)AH के अंदर में। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल यूनिट इन द मेन पोर्टफोलियो माइनस कॉस्ट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो यूनिट्स। तो जो भी आपने मेन टोटल पोर्टफोलियो के अंदर में लिया होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स इन मेन पोर्टफोलियो, उतना माइनस कर देंगे जितना सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में ट्रांसफर हो गया। डन सर? चलिए वापस से एक बार देख लेते हैं। होल्डिंग पीरियड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की ओरिजिनल से आएगी,
सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का कॉस्ट क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू एनएवी ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड इन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एनएवी ऑफ द टोटल असेट्स टोटल पोर्टफोलियो बिफोर सच सेग्रीगेशन। मेन पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल यूनिट इन द मेन पोर्टफोलियो, जो मेन पोर्टफोलियो उसका यूनिट्स माइनस जितना आपने किसको ट्रांसफर कर दिया सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को, तब जाके आपको मेन पोर्टफोलियो मिल जाएगा। यस और नो। सो दिस इज द न्यूएस्ट थिंग जो आपके इसमें आई है। 111A की बात कर ले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15% से क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होता है। कितने परसेंट से टैक्सेबल होता है बेटा, 15% से टैक्सेबल होता है। इसको छोड़ के बची हुई इनकम नॉर्मल रेट से जाएगी। अगर आप कभी अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट ऑफ नहीं कर पाए हो, अगर आप कभी अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट ऑफ नहीं कर पाए हो, तो क्या ये स्पेशल इनकम एडजस्ट की जा सकती है अगेंस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आंसर इज यस, एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। याद रखिएगा, चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं क्या, चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते हैं क्या, मान रखिए, बात समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। चैप्टर 6A को छोड़ के बची हुई इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़ करके बची हुई इनकम से आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। सो चैप्टर 6A के डिडक्शन कैपिटल गेन हेड से नहीं मिलते, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। येस और नो। यहाँ पे भी आके देखिए, यही अगर 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये अलग अलग एसएससीज के लिए अलग रहेगा। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो ये 20% आता है। ये कितना आता है बेटा, 20% के ऊपर आता है, और बची हुई इनकम अदर रेट के ऊपर जाती है। अगर एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं किया हो, क्या वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है? यस, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा सकता है, एंड बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट 20%। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी कैपिटल गेन 20% से आएगा, और बची हुई इनकम जो इनके एप्लीकेबल रेट होते हैं उनसे आएगा। यस, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, राइट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्लॉज 3 20%। क्लॉज 3 के रिलेटेड है, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स किसी कंपनी के 10% के ऊपर आएंगे। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, इन पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ 10% पे आएंगे, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। इसके अलावा कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा वो 20% के ऊपर आएगा, बची हुई इनकम नॉर्मल रेट के ऊपर आएगी। यस, एनी अदर रेसिडेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, बची हुई इनकम अदर रेट्स के ऊपर आएगी। चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, चाहे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चैप्टर 6A के डिडक्शन मिलते नहीं कैपिटल गेन हेड से। इज दैट डन? चलिए, ये केस आपके कुछ केसेस है, ये केसेस देख लीजिए। ये केसेस मैं ऑलरेडी 54 के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई नए जुडिशियल अपडेट आते हैं, ये जुडिशियल अपडेट का सेपरेट वीडियो मैं वैसे भी डालने वाला हूं, और इसी के साथ साथ हमारा कैपिटल गेन का रिवीजन खत्म होता है। कैपिटल गेन का रिवीजन खत्म होता है। कैपिटल गेन जो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसे मैंने एनआर टैक्सेशन के अंदर में कवर किया हुआ है, तो मे बी वो आपको यहाँ पे नहीं दिख सकता, बट जो एनआर से रिलेटेड कैपिटल गेन है वो हम एनआर टैक्सेशन के अंदर में कवर करेंगे। आगे के रिवीजन सीरीज आपको देखने होंगे। यहां इस बार अभी हम कैपिटल गेन का रिवीजन समाप्त करते हैं। आप मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको ये रिवीजन के अंदर में और क्या एक्सपेक्टेशन है, जरूर बताइएगा। वैसे इसके सारे पार्ट्स हम लोग ने कवर कर दिए हैं। ये खत्म होते ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। चलो जी, बड़े आगे। यहां से जैसे ही हम लोगों ने कैपिटल गेन खत्म किया, यहां से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, अदर सोर्सेज के ऊपर। जी हाँ, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या आपने कभी सोचा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल गेन पढ़ने के बाद का क्या फायदा है? बहुत बड़े फायदे, बहुत बड़े फायदे, क्योंकि सेक्शन 47 के बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे गिफ्ट के साथ कनेक्टेड मिलते हैं। आपको कैपिटल गेन के बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड मिलते हैं, तो इसके बाद आप कभी भी ये पढ़े, आपको कभी भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप देखिए फाइनल में एज सच इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, बस इसी टॉपिक को अगर कई रेफरेंसेस बुक देखे जाए तो इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, मोटे मोटी तौर पे ये सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 3 सेक्शन अपने अंदर रखता है, 56, 57, 58। वापस से बोलो कौन कौन से? 56, 57, 58। 56 हमसे कहता है कि जो इनकम कहीं नहीं जाती, 56 के दो पार्ट, 56(1), 56(2).
56(1) कहता है जो इनकम कहीं नहीं जाती वो अदर सोर्सेज के अंदर में आती है। बोलो क्या? जो इनकम कहीं नहीं जाती वो कहां आती है? अदर सोर्सेज के अंदर में आती है। तो बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, द इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एग्जम्प्ट एंड चार्जेबल टू टैक्स under any other head and not chargeable to tax under any other head shall be chargeable under the head of other sources. Whereas 56(2) लिस्ट देता है कुछ ऐसी इनकम की जो सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल है। 56(2) कुछ लिस्ट देता है ऐसी इनकम की जो अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्सेबल है। कौन कौन सी बेटा? पहला कैजुअल इनकम, एक एक करके डील करते हैं मालिक। कैजुअल इनकम, अब अगर हम कैजुअल इनकम की बात करें, नीचे देखोगे पेज नंबर 3 पे आपको कैजुअल इनकम दिखेगा। कैजुअल इनकम की अगर हम बात करें, विनिंग, यस, पूरे इनकम टैक्स में अकेली एक ऐसी जगह है जहां पे इनकम वर्ड ना लिख के विनिंग वर्ड लिखा हुआ है। क्या फर्क पड़ता है? लेट्स से 10 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और इसके ऊपर 100 रुपए का इनाम लगा। विनिंग इज 100 वेराज इनकम इज 90। यस और नो? हम जब भी इनकम निकालते हैं एक्सपेंसेस माइनस करके निकालते हैं, लेकिन जब हम कैजुअल इनकम कंप्यूट करते हैं वहां पे विनिंग वर्ड रखते हैं, ना कि इनकम वर्ड रखते हैं। सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, बेटिंग, कार्ड गेम, पजल्स, एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट, हर तरीके के गेम जो भी विनिंग, बिग बॉस, केबीसी एटसेट्रा सब इसके अंदर में आ गए। राइट? व्हाट इज टैक्सेबल इज विनिंग, हेंस नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन। और ये चीज सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 भी कहता है। 58 सबसेक्शन 4, नो डिडक्शन इज अलाउड आउट ऑफ सच इनकम। तो कोई भी विनिंग से आप किसी भी तरीके का खर्चा माइनस नहीं कर सकते। राइट? सेक्शन 115 BB कहता है दीज इनकम्स आर डायरेक्टली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% विदाउट गेटिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जी हाँ, इन इनकम को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, पूरी इनकम 30% पे टैक्सेबल है। आपने एक बात याद रखनी है, 80C to 80U का डिडक्शन इन इनकम से नहीं मिलता। जैसे कैपिटल गेन से आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता, वैसे ही कैजुअल इनकम से आपको 6A का डिडक्शन नहीं मिलता। जनरली अमाउंट जो रिसीव होती है नेट ऑफ टीडीएस होती है। इससे रिलेटेड दो सेक्शन आपको याद दिला देता हूं। सेक्शन 194B प्लस 194BB जो कहता है अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या हॉर्स रेसेस 10,000 से ऊपर गया तो देने वाला ऑलरेडी 30% टीडीएस डिडक्ट करके देगा। ये सेक्शन 2 सेक्शन आपको टीडीएस के अंदर में भी देखने को मिलते हैं। ये दो सेक्शन आपको कहां देखने को मिलते हैं बेटा? टीडीएस के अंदर में भी देखने को मिलते हैं। सो जब भी ये इनकम मिलती है ये आपको नेट ऑफ टीडीएस मिलती है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर ये आपको नेट ऑफ टीडीएस मिली है तो आपको इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। कैसे ग्रॉसअप किया जाता है? अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। कैसे? अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। यस, लॉटरी अगर स्टॉक इन ट्रेड है और वो लॉटरी लग जाती है तो ये इनकम पीजीबीपी होगा, ना कि अदर सोर्सेस। तो पहला कैजुअल इनकम। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। कैपिटल गेन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका पार्ट यहां पे भी पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन जब भी मिले, सेक्शन 145B कहता है जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल एंड 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। इधर लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन, पेज नंबर 2 के ऊपर दिख रहा है आपको। सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन अदर सोर्सेस एंड 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। तीसरे पार्ट पे आते हैं इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़ा जाता है लेटिंग इनकम अगर होगी तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, लेकिन अगर ये सबलेटिंग हुई है तो असेसी ओनर नहीं रहता तो फिर ये कहा जाता है अदर सोर्सेज। इसे कुछ यू समझिए, इसे कुछ यू समझिएगा मालिक। ए ने बी को किराए पे दिया, सिंस ए इज द ओनर, ए की इनकम कहां जाएगी? एचपी में जाएगी, ऐसा कहने वाला है सेक्शन 22। बी ने ये प्रॉपर्टी सी को किराए पे दे दिया, अब बी क्या ओनर है? आंसर इज नो, बी ओनर नहीं है तो इनकी इनकम कहां जाएगी? आईएफओएस के अंदर में जाएगी, ऐसा कहता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। तो अगर आप ओनर नहीं है और सबलेटिंग से आने वाली इनकम है तो इनकम जाएगी कहां बेटा? अदर सोर्सेस के अंदर में। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, प्रॉपर्टी अगर किराए पे गई हो एंड देयर इज अ लैंड बिल्डिंग अपॉर्चुनेट देयर टू, तब इनकम एचपी के अंदर में जाती है, नहीं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आती है। कंपोजिट रेंट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी इंक्लूडेड होती है, जैसे कि पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, गार्डनिंग चार्जेस, फर्नीचर एटसेट्रा। अगर आप इसे सेपरेट कर पाए तो हाउस का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में और अदर चीजों का रेंट अदर सोर्सेज में, लेकिन अगर आप इसे सेपरेट नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा रेंट कहां जाता है? अदर सोर्सेज में। सो कंपोजिट रेंट नॉन सेपरेबल, पूरा का पूरा अदर सोर्सेज में जाएगा। फिर है एडवांस मनी फॉरफिटेड। याद करो 2014 के बाद अगर कोई भी एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया है तो ये कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल होता है। याद आ रहा है तुम लोग को? डायरेक्टर सिटिंग फीस, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन अदर सोर्सेज के अंदर में जाता है, लेकिन डायरेक्टर को जो मीटिंग अटेंड करने का फीस मिलता है वो जाता है कहां पे बेटा? वो जाता है आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज एग्जाम, बट एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज।
डिविडेंड इनकम इस साल से टैक्सेबल है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। डिविडेंड और गिफ्ट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सम रिसीव्ड अंडर द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम बाय वे ऑफ बोनस। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी या तो पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है, और पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल नहीं हुई तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आते हैं फैमिली पेंशन के ऊपर, यहां पे 115 BAC से भी अमेंडमेंट है, सर ध्यान से सुनिएगा। फैमिली पेंशन अगर मरने के बाद एम्प्लॉय के घर वालों को मिले तो इसे हम कहते हैं फैमिली पेंशन। पेज नंबर 7 पे एक बहुत बढ़िया चार्ट है, जरा इधर देखना। पेज नंबर जब 7 पे आओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया चार्ट देखने को मिलेगा फैमिली पेंशन का, जरा ध्यान से सुनना। फैमिली पेंशन मरने के बाद, एम्प्लॉय के मरने के बाद उसके घर वालों को अगर कोई पेंशन मिले तो इन पेंशन को हम कहते हैं फैमिली पेंशन। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर फैमिली पेंशन उस एम्प्लॉय के घर वालों को मिली है हु आर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में थे, तो उनके घर वालों को जितनी फैमिली पेंशन मिल रही है ये सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1019। अगर वो व्यक्ति रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीरता अवार्ड, ऐसे गैलेंट्री अवार्ड वालों के घर वालों को अगर फैमिली पेंशन मिला है तो ये एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1018, ये एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1018। इसके बाद आते हैं अदर पेंशन। अदर पेंशन बाकी जो भी है ये एक्चुअली टैक्सेबल होगी, लेस लोअर ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम, लेस लोअर ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम। लेकिन क्या आपको पता है अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया तो उसे फैमिली पेंशन का ये जो बेनिफिट है ये नहीं मिलता। यहां पे लिख के रख दीजिए, इफ ऑप्टेड फॉर 115 BAC then this benefit is not available. If opted for 115 BAC then this benefit is not available. डन बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो फैमिली पेंशन इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन लोन और सिक्योरिटी, ये जो अनसिक्योर्ड लोन आप देते हैं इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, ये इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इनकम ऑफ एमपी एमएलए को जो इनकम आ रही है ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं है बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यस, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम एंड दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। याद रखना, इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम। इसके अलावा कोई रॉयल्टी इनकम कमा रहे हो, अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। इफ इट इज नॉट योर डेली एक्टिविटी देन एनी कंपनसेशन ऑन अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स और कंडीशन। मान लीजिए एक्स वॉज एम्प्लॉयड इन टाटा इनकॉर्पोरेशंस। यस, एस को ऑफर आता है इन्फोसिस से ऑफर आता है, ड्यू टू सम रीजन एक्स ज्वाइन नहीं कर पाता है एंड दे हैव टू पे द कंपनसेशन। ये कंपनसेशन जो मिला, अगर ये टाटा के तरफ से मिलता तो ये एम्प्लॉयर के तरफ से कंपनसेशन मिलता और सैलरी में टैक्सेबल होता। सिंस अभी तक आपने इन्फोसिस ज्वाइन नहीं किया है और वो आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऑफर देने के बावजूद भी, इसके लिए अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, अब ये एम्प्लॉयर से तो मिला नहीं है, जब ये एम्प्लॉयर से मिला नहीं है तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। बना के रखना सेट। डन सर, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, क्या होता है ये कंसेप्ट भैया? देखिए, कई बार रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद एसएससी के घर पे जो कैश असेट्स एंड सारी चीजें मिलती है, इसके बाद होता है असेसमेंट। असेसमेंट के में भी अगर वो नहीं डिस्क्लोज कर पाया कि ये इनकम उसने कहां से कमाई है, ये इनकम कमाने का जरिया क्या था, तो ऐसे केसेस में उन इनकम को अनडिस्क्लोज सोर्सेज कह दिया जाता है और अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया जाता है। लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर किराए पे देकर के जो इनकम आती है अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसको हम क्या करेंगे बेटा, आगे भी देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गिफ्ट वाले प्रोविजन के ऊपर। गिफ्ट वाले प्रोविजन में क्या फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट है? यस। गिफ्ट में तीन चीजें हो सकती है, कुछ बात याद रखना। गिफ्ट का प्रोविजन हर एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा, गिफ्ट तभी टैक्सेबल है जब वो कैपिटल एसेट हो। अगर वो कैपिटल एसेट नहीं तो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं। एवरीबॉडी जरा ध्यान देना, अगर वो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं तो वो कैपिटल एसेट नहीं, इस बात पे ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गिफ्ट में तीन ही चीजें हो सकती है, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस और नो? मनी रिसीव फ्रॉम पर्सन और पर्सन इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 50,000, द होल ऑफ सच सम इज टैक्सेबल। यस, अगर एक व्यक्ति से मिले, अनेक व्यक्ति से मिले, अगर 50,000 से ऊपर मिला, द होल ऑफ सच सम इज टैक्सेबल। फिर आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो पार्ट थे, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर विदाउट कंसिडरेशन मिला हुआ है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर है, द होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। सो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000, द होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। यस, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यही वो पार्ट है जो हमने गिफ्ट का प्रोविजन कैपिटल गेन के साथ देखा था अभी। यस और नो? कि अगर किसी ने वो 50C वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर कंसिडरेशन से 110% से ऊपर है तो उसका सेकंड इफेक्ट आपको यहां देखने को मिलता है, गिफ्ट बोल के टैक्सेबल होता है रिसीवर के हाथ में। सो अगर किसी ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड हायर ऑफ 50,000 एंड 5%, गलत, 10% ऑफ कंसिडरेशन, द होल सच डिफरेंस इज टैक्सेबल। ये 10% जो है ये फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट हुआ है। इसके बाद आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है? रूल 11 UA के हिसाब से इसका वैल्यू निकाला जाता है। यस, मैं रिवीजन में एज ऑफ नाउ रूल 11 UA नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। विदाउट कंसिडरेशन ए फेयर मार्केट वैल्यू किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का 50,000 से ऊपर हुआ, द होल फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इफ फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन exceeds 50,000, the whole difference is taxable. The whole difference is taxable. चेक कर लीजिए मालिक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चेक दिस आउट। आ जाओ, चेक करना। गिफ्ट बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट मेड आउटसाइड इंडिया शैल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया देता है कोई वैल्यू ऑफ मनी, इस प्रोविजन के लिए सिर्फ मनी कंसिडरेशन कवर होता है और कुछ कवर नहीं होता। तो एक रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को वैल्यू ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 आउटसाइड इंडिया दे दिया तो ये गिफ्ट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल इन इंडिया रहेगा। बोर्ड शैल प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन टू हुम दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे एक और अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 2020 से जो कहता है कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के ऊपर ये प्रोविजन ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, ये प्रोविजन ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। यस और नो, चेक कीजिए। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, ये हम लोगों को पता है, पर उसके पहले ये लाइन देख लीजिए। 56(2)(10) is applicable only if it is a capital asset. Only if it is a capital asset. चेक करो मालिक। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। कुछ लोगों से मिला हुआ गिफ्ट एग्जाम्प्ट है। पहला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव, कोई ओकेजन हो ना हो डजंट मैटर।
अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिला है टोटली एग्जाम्प्ट है, हम सभी को पता है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ असेसी, असेसी के मैरिज के ऊपर उसको कोई गिफ्ट मिला है, ये टोटली एग्जाम्प्ट है। एक बात हमें जो याद रखनी होगी वो ये याद रखनी होगी, मैरिज पे रिलेटिव से मिले अनरिलेटिव से मिले टोटली एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल, गिफ्ट इनहेरिटेंस, अगर आपको विल में मिला है, इनहेरिटेंस में मिला है या इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला है, टोटली एग्जाम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 1023 के अंदर रजिस्टर्ड है, इनसे कोई गिफ्ट मिला है, टोटली एग्जाम्प्ट है। किसी ट्रस्ट से जो 12AA के अंदर में रजिस्टर्ड है या 12AB के अंदर में रजिस्टर्ड है, उनसे मिला है, टोटली एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 47 के दिए हुए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, ये हमने 47 के साथ में भी पढ़ा है, ये इस पे गिफ्ट बोल के प्रोविजन टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने ट्रस्ट को या किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करता है विच इज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज रिलेटिव, दिस गिफ्ट इज टोटली एग्जाम्प्ट। सो अगर मैंने किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, दिस गिफ्ट इज एग्जाम्प्ट। इसके अलावा सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के ऊपर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। चेक करिए, चलो जी। सो आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट मींस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होना चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल एसेट। अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है तो गिफ्ट बोल के टैक्सेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी मतलब क्या, याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका, प्रॉपर्टी इज जड़पास। प्रॉपर्टी को कैसे याद रख सकते हो, बोलो, प्रॉपर्टी इज जड़पास। प्रॉपर्टी इज जड़पास का मतलब क्या होता है, आई दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज शेयर्स, और जड़पास वही जो अपना कैपिटल एसेट वाला, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बस बिल्कुल वही वाला आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। सो प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको वही दिया हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, बीइंग शेयर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। यस और नो? अच्छा जी। प्रॉपर्टी के अलावा गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव का मीनिंग वही दिया हुआ है जो आपको दिया हुआ था, स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, पेरेंट्स, दोनों के कवर है, एनी अदर लीनियर असेंडेंट दैट इज डिसेंडेंट, वही अदर कवर किया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 96 2019, नोटिफिकेशन नंबर 96 2019 क्या था मैं आपको बता देता हूं। सर अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में अनरेगुलराइज कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया और इसके अंदर में किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज गिफ्ट, यस और नो? सो चेक करिएगा, Section 56(2)(10) is not applicable if immovable property is received by a resident of an unauthorized colony in National Capital Territory of Delhi when capital gain by notification, when central government by notification and regularize such transactions which are based on power of attorney, agreement to sell, will, possession, letter and document evidencing the payment for the right of ownership, for the right of ownership, yes or no? अच्छा जी। So these are not treated as gift। नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं डिविडेंड। आपको तो पता होगा ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ है, पहले गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था, 10 लाख के ऊपर ही जाता तो ही ये टैक्सेबल था, लेकिन इस साल से ये प्रोविजन को ऑल टुगेदर बदल दिया गया है। अब कंपनीज जब भी डिविडेंड देगी, कंपनीज को डीडीटी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। कंपनीज अब जब भी डिविडेंड देगी, अब कंपनीज को डीडीटी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो शेयर होल्डर के हाथ में, जो पहले एग्जाम था, अब वो शेयर होल्डर के हाथ में 1 रुपए से टैक्सेबल हो चुका है। यानी अब कंपनीज को या म्यूचुअल फंड को डीडीटी करने की जरूरत नहीं है, पर शेयर होल्डर या यूनिट होल्डर के हाथ में ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टोटली क्या हो चुका है, टैक्सेबल हो चुका है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रेट से टैक्सेबल है, बिल्कुल नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल है। तो शेयर होल्डर के हाथ में जब भी कोई डिविडेंड मिला है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्लैब रेट से एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, एनहांस सरचार्ज जो 25 और 37% वाला है वो एप्लीकेबल नहीं है। सरचार्ज एप्लीकेबल है, मैक्सिमम सरचार्ज 15%, पर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम। ये बात आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। यस और नो? अच्छा जी सर, मैं आपको एक और बात बता दूं, डिविडेंड अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है तो कंपनी के ऊपर टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और इसके तहत 2 सेक्शन को चेंज किया गया है, 194 और 194 के। मेरी बात ध्यान से सुनना है एवरीबॉडी, मेरी बात ध्यान से सुनना। 194 और 194 के को अमेंड किया गया है कि भैया अगर कंपनी क्या करती है, कभी भी डिविडेंड देती है, अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड देती है तो ये डिविडेंड क्या है साहब,
टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 194 के अंदर में, और म्यूचुअल फंड को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर 194 के अंदर में। साथ साथ में डिडक्शन भी लाया गया है कंपनीज के लिए। डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड रिसीव भी कर रही है एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, इसको एटीएम के तहत एक डिडक्शन एड बैक किया गया है। छोटी छोटी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनीज जो डिविडेंड दे रही है, क्या अब इन्हें डीडीटी देना है? आंसर इज नो, इन्हें डीडीटी नहीं देना। पर 5,000 रुपए के ऊपर ये डिविडेंड दे रहे हैं तो टीडीएस इन्हें डिडक्ट करना जरूरी है। यस और नो? Finance Act 2020 has abolished the DDT and moved to the traditional system of taxation. Yes, company earlier were liable to DDT, now they are not liable to DDT. Company would be liable to deduct TDS under 194 and intercorporate dividends का डिडक्शन मिलेगा ATM के तहत। तो ATM में जैसे टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलता है, ठीक उसी तरीके से आपको कंपनीज को इसका क्या मिलने वाला है? डिडक्शन मिलने वाला है। शेयर होल्डर इज लाइबल टू टैक्स ऑन डिविडेंड फ्रॉम द सिंगल रुपीज। नाउ डिविडेंड इज ट्रीटेड एज नॉर्मल इनकम एंड लाइबल एज पर द नॉर्मल स्लैब रेट। यस और नो? साथ साथ में डिविडेंड इनकम से एक डिडक्शन भी मिलेगा मैक्सिमम 20% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये डिविडेंड जो आपको मिला है ये शेयर्स के ऊपर मिला, और शेयर्स आपने लोन पे लेकर के इन्वेस्टमेंट की थी, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज लोअर, एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। नाउ दिस एग्जाम्पशन जो पहले 1034 का हुआ करता था, अब वो अवेलेबल नहीं है। डीप में जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 की बात करते हैं। क्या सेक्शन 8 के तहत डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज यस। इंटरम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल मेंबर्स को अवेलेबल करवा के दिया। डीम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ या मेंबर्स को क्या हुआ? पे हुआ। यस और नो? सो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अगर देखा जाए, इंटरम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल रिसीव हुआ, फाइनल डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल एजीएम के अंदर में डिक्लेयर हुआ, या फिर डीम डिविडेंड 222 ए से ई वाला उस साल टैक्सेबल जिस साल डिस्ट्रीब्यूट या पे हुआ। The maximum surcharge rate on dividend, even if exceed 2 crore, it will be 15%. Enhanced surcharge is not applicable to long-term capital gain under 112A, short-term capital gain under 111A and dividend income. Yes or no? क्या डिविडेंड इनकम में से कोई खर्चों का डिडक्शन दिया गया है? यस, सेक्शन 57 के तहत एक्चुअल इंटरेस्ट या 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन दिया गया है। ये अगर डिडक्शन मिला तो कोई अदर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस, डिविडेंड अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी ने रिसीव किया तो फिर ये टैक्सेबल रेट होंगे इसके 20% एज पर 115A। याद है एनआर टैक्सेशन 115A। सो जो भी डिविडेंड इनकम आ रही है वो 20% से टैक्सेबल है एनआर या फॉरेन कंपनी के हाथ में। अगर पेयर कंपनी है तो भैया टीडीएस भी डिडक्ट होगा 195 के तहत। मतलब अगर कंपनी पे कर रही है डिविडेंड तो बॉस टीडीएस जो होगा नॉन रेसिडेंट के केस में सेक्शन 195 के तहत होगा एंड दैट विल बी 20%। दैट विल बी 20%। चेक कर लो मालिक। डन है सर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। When dividend is received by company, अगर कंपनी को डिविडेंड रिसीव भी हो रहा है तो कंपनी कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर एटीएम फॉर इंटर कॉर्पोरेट्स डिविडेंड। अब अगर एटीएम की बात करो, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मान लो अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, इसको किसी फॉरेन कंपनी से मिल रहा होगा, किसी अदर डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा होगा, या बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा होगा। ये जब डिविडेंड पे करती है, ये जब डिविडेंड पे कर रहे हैं तो बॉस एटीएम का डिडक्शन मिल रहा है। कितना एटीएम का डिडक्शन? लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव्ड, जितना आपने रिसीव किया है, और पेड, आपने जितना पे किया है, विच एवर इज लोअर का आपको क्या दिया जा रहा है? डिडक्शन दिया जा रहा है। यस मालिक? ओके। सो
ATM हम लोग यही देख लेते हैं, वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, किसकी बेटा, डोमेस्टिक कंपनी को डिडक्शन मिलने वाला है, इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट, तीनों में से किसी में से भी मिले, एंड देयर शैल इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू प्रोविजन बी अलाउड इन कंप्यूटिंग सच डोमेस्टिक कंपनी अ डिडक्शन अमाउंट इक्वल टू सो मच ऑफ द इनकम received from such other company or foreign company or business trust as does not exceed the amount of dividend distributed. So amount received or distributed whichever is lower, पर distribute कब करना है, before the due date. मालिक distribute भी कब तक हो जाना चाहिए, हम उतना ही dividend consider करेंगे as is distributed before the due date, हम उतना ही dividend distribute करेंगे या उतने ही डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे जो रिटर्न भरने से पहले आपने क्या कर दिया हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एनी अदर प्रीवियस ईयर एंड ड्यू डेट मीन्स 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. तो रिटर्न भरने से 1 महीने पहले जितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिटर्न भरने से 1 महीने पहले जितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, कंसिडर करनी होगी. डन सर, बहुत बढ़िया. इधर आओ, डिविडेंड के साथ साथ डीम डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है, डिविडेंड के साथ साथ डीम डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है. आप सभी को पता है डीम डिविडेंड 222A से लेकर 222E तक के कवर है. 222A की अगर हम बात करें, अगर कंपनी उठा करके कभी भी कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसी भी शेयर होल्डर को टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, डीम डिविडेंड माना जाता है. सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिलीज टू इट्स शेयर होल्डर, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड. सेक्शन 222B कहता है, अगर आपके कंपनी ने कभी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर उठा के दे दिया, डिबेंचर स्टॉक उठा के दे दिया या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके लिए ये क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट. सो अगर कभी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर बांट दिया, डिबेंचर स्टॉक दे दिया या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस बांट दिया, तो इस केस में क्या होगा मालिक, बोलो जल्दी से, ये डीम डिविडेंड माना जाएगा. फिर आता है 222C. 222C हमने पहले ही पढ़ा है, कंपनी ने अगर लिक्विडेशन में उठा के शेयर होल्डर को दे दिया टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा. ओवर एंड अबव अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना अमाउंट आ रहा है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा 46(2) के लिए. सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय a company upon its liquidation to the extent of its accumulated profit whether capitalized or not. फिर आता है 222D. अगर कंपनी ने कभी भी अपना कैपिटल रिड्यूस किया है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर कुछ बांटा, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इट इज ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड, इट इज ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड. फिर आता है 222E. 222E सबसे ज्यादा चलने वाला ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज के लिए है, दैट इज क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए है. अगर किसी भी व्यक्ति का किसी प्राइवेट कंपनी दैट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो कंपनी इस व्यक्ति को लोन या एडवांस दे या किसी कंसर्न को लोन या एडवांस दे जिसमें इस व्यक्ति का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो लोन एंड एडवांस की अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या मानी जाएगी, डीम डिविडेंड मानी जाएगी. अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जा रहा है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. Yes or no? This section applies the moment loan is given. So loan and advances by a closely held company is treated as deemed dividend to the extent of accumulated profit. Now कंपनी को इस पर DDT देने की जरूरत होती थी, पर अब कंपनी को इस पर DDT देने की जरूरत नहीं है. Accumulated profit means profit of the company as per Companies Act. Substantial interest means 10% of voting right or 20% of profit in a concern. Section is applicable at the time when loan is given, even if the loan is repaid during the year, this section is applicable, right? However, deemed dividend does not include advances in the ordinary course of business. Buyback of share does not amount to deemed dividend. Any dividend which has been set off against the loan, shares allotted by shareholder of a demerged company by resulting company, and any distribution made under 222C and D in respect of preference shares are not treated as deemed dividend for the purpose of 222E.
चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सो डिविडेंड्स आर नाउ टैक्सेबल। इसी के साथ साथ लाइबिलिटी ऑफ कंपनी क्या आ गई, सेक्शन 194 के तहत अगर डिविडेंड 5,000 से ऊपर जा रहा होगा तो कंपनीज को क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। सो who will deduct? The principal officer of Indian company or the company which has made prescribed arrangement for declaration of dividend in India to any shareholder resident in India. नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो टीडीएस अंडर सेक्शन 195, रेसिडेंट को अगर आप दे रहे हो exceeding 5,000 by any mode, dividend is paid by company by any mode other than cash, TDS will be at the rate of 10%. कब करना है, बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट। हालांकि ये टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर डिविडेंड एलआईसी ऑफ इंडिया को दे रहे हो, जीआईसी ऑफ इंडिया को दे रहे हो या एनी अदर इंश्योरर को दे रहे हो, या फिर एनी अदर इंश्योरर को आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो। सो चेक कर लीजिए मालिक, आपने कंपनी ने कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, कंपनी ने कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो बस कंपनी को टीडीएस करना पड़ेगा एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 194। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप कोविड डेट्स के बीच में हैं, किसके बीच में है, कोविड डेट्स, आप सभी को पता होगा इस साल का एक अमेंडमेंट हुआ है, अगर 14/5/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक की डेट है तो ये डिविडेंड 0.75% के हिसाब से आएगा, ना कि 10% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से आएगा, 0.75% के हिसाब से आएगा, ना कि 7.5% के हिसाब से। चेक कर लीजिए। चलो जी, सो कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 5,000 से ऊपर का डिविडेंड जा रहा है तो टीडीएस करने की जरूरत है 10% के हिसाब से, अगर कोविड डेट्स के बीच में है तो 7.5% के हिसाब से। हालांकि ये टीडीएस करने की जरूरत नहीं अगर डिविडेंड एलआईसी को जा रहा है, जीआईसी को जा रहा है या एनी अदर इंश्योरर को जा रहा है। यही आप नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड दे रहे हो, टीडीएस विल बी अंडर सेक्शन 195 एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। 115 बीबीडी सेक्शन तो आपको याद ही होगा, ये टैक्स अवॉइडेंस के अगेंस्ट में एक प्रोविजन लाई गई थी। क्या प्रोविजन कहती है मैं आपको बताता हूं सर, ये प्रोविजन क्या कहती है। अगर किसी भी इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, किसी भी इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, फॉरेन कंपनी के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 26% और मोर ऑफ वोटिंग राइट, ऐसे फॉरेन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये डिविडेंड 15% से ही टैक्सेबल है। आई रिपीट, अगर किसी इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज 26% और मोर ऑफ वोटिंग पावर, ऐसी फॉरेन कंपनी से जब डिविडेंड मिलता है ये डिविडेंड 15% से ही टैक्सेबल है। सो डिविडेंड रिसीव बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी वेयर इंडियन कंपनी होल्ड्स 26% or more of equity share of a foreign company, such foreign company pays the dividend, then such dividend is taxable to Indian company at the rate of 15% plus HEC 4% plus surcharge is also applicable if the income exceed 1 crore rupees. Yes or no? चलो जी, डन बेटा, आगे आते हैं। सो दिस वॉज गिफ्ट, दिस वॉज डिविडेंड। वापस से एक बार, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है अब कंपनी को डीडीटी देने की जरूरत नहीं, हालांकि कंपनी को टीडीएस करना है 194। यही अगर म्यूचुअल फंड कंपनी है तो 194 के अंदर में आएगा, जिसका प्रोविजन हम लोग टीडीएस के अंदर में देखेंगे, जिसका प्रोविजन हम लोग कहाँ देखेंगे, टीडीएस के अंदर में देखेंगे। यस, शेयर होल्डर का लिए 1 रुपए से अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है, हालांकि एनहांस चार्ज डिविडेंड के केस में एप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो कंपनीज को एटीएम का डिडक्शन मिल सकता है। तो ये कुछ नए प्रोविजंस लेकर के आए हैं। इसके बाद आते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के ऊपर। कहां आते हैं बेटा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम के ऊपर। अगर कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी, राइट, दैट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू करती है शेयर एट प्रीमियम के ऊपर, देन कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू अदर सोर्सेज। हालांकि ये सेक्शन कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज के एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल नहीं है, और जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ऑफ नाउ 3 कंपनी स्पेसिफाई की है, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF और एलिजिबल स्टार्टअप्स। कंपनी ने आज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक 3 चीजों को नोटिफाई किया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी इशू करती है शेयर एट प्रीमियम के ऊपर, तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हालांकि ये 3 सेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कोई वेंचर कैपिटल कंपनी, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 AIF, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एवरीबॉडी डन? बहुत बढ़िया। चेक करिए। अब यहां पे अगर आगे देखोगे तो आपको पूरा का पूरा एलिजिबल स्टार्टअप्स में क्या क्या आता है वो वाला पार्ट दिया हुआ है, जो आप डीप में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 57 के ऊपर आते हैं, कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है, कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है। एक्सपेंडिचर फॉर रियलाइजिंग द डिविडेंड एंड अदर थिंग, मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सच डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड। तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना परसेंट अलाउड है मालिक? 20% अलाउड है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड रिलेवेंट फंड इफ पेड बिफोर द ड्यू डेट। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपने पे किया है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो ये अलाउड है डिडक्शन बोल के। रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। जो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रेंट तुम यहाँ पे लेके आए हो, इससे रिलेटेड जो रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन है ये आपको अलाउड होंगे। फैमिली पेंशन के केस में 1/3 और 15,000 तक के अलाउड है, लेकिन 115 BAC ऑप्ट किया तो ये मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा कोई भी इनकम जो आपने अदर सोर्सेज की इनकम, टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए कमाई होगी, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चे अलाउड है। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी इनकम कमाई होगी, लेट्स से ऑन बुक रॉयल्टी, ये बुक मैन्यूस्क्रिप्ट करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? यस। 50% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहांस कंपनसेशन, 50% of the interest on compensation and enhanced compensation will be allowed as deduction. Sorry. चलो जी, अब आता है डिडक्शन अंडर 58 के ऊपर। ऐसे डिडक्शन जो अलाउ नहीं है, सेक्शन 58 लिस्ट लिखता है ऐसे डिडक्शंस की जो अलाउ नहीं है व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन कौन से है ये? पर्सनल एक्सपेंसेस, पहला एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस तो वैसे पीजीबीपी में भी अलाउड नहीं है, तो अदर सोर्सेज में कैसे अलाउ हो सकते हैं? बिल्कुल अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, अगर कोई भी इंटरेस्ट या सैलरी पेड किया है आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स, द प्रोविजन ऑफ 48 शैल अप्लाई मुटाटिस मोटेंडिस, मतलब रिलेटिव को पेमेंट किया, ये एक्सेस होगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट किया होगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS। तो 40A का जो पीजीबीपी के प्रोविजन है वो मुटाटिस मोटेंडिस, मतलब एज इट इज यहाँ पे क्या होने वाले हैं? एप्लीकेबल होने वाले हैं। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई खर्चे अलाउड नहीं है। 30% ऑफ द अमाउंट पेड विदाउट TDS टू रेसिडेंट, अगर कोई रेसिडेंट को पेमेंट किया है, याद करो विदाउट TDS, तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। वो प्रोविजन यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल है। सो अगर आपने कोई पेमेंट किया है दैट टू विदाउट TDS, आपको 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अगर ये पेमेंट रेसिडेंट को है तो, या 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट वैसे भी डिसअलाउ हो जाएगा। इसके बाद कुछ हम लोग स्पेशल प्रोविजन पढ़ लेते हैं। 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाली प्रोविजन। वैसे अब ये इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होने वाली, क्योंकि डिविडेंड बाय डिफॉल्ट में क्या हो चुका है? टैक्सेबल हो चुका है। पर जब डिविडेंड टैक्सेबल नहीं था तब डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाली प्रोविजन बहुत ज्यादा वर्क करती थी, जिसका मतलब क्या होता था जरा सुनिएगा। असेसी रिकॉर्ड डेट से 3 महीने पहले क्या कर लेता था? सिक्योरिटीज बाय कर लेता था। रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड आता था, डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो जाता था और बाद में सिक्योरिटी को लॉस में सेल कर दिया जाता था। अब असेसी क्या करता था? एक तरफ तो अपनी डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट करवा लेता था और दूसरे तरफ लॉसेस के भी सेट ऑफ ले लेता था। तो हम कहते थे हम उतना लॉस सेट ऑफ करने नहीं देंगे जितनी डिविडेंड इनकम आपकी क्या हुई है? एग्जाम्प्ट हुई है। इस कंसेप्ट को हम कहते थे डिविडेंड स्ट्रिपिंग। लेकिन अब ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकली डिविडेंड अब टैक्सेबल हो चुका है। अब जो लॉस आ रहा है वो पूरा का पूरा आप क्या कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। सो एनी पर्सन हु बाय और एक्वायर द सिक्योरिटी एटलीस्ट 3 months
prior to the record date and sell within 3 months after such record date and 9 months from the record date in case of security, and dividend from such security are exempt under 1034 and 1035. now 1034 1035 रहे ही नहीं तो पूरा dividend stripping वाला concept ही हट जाएगा. then loss arising from transfer of such security shall be ignored to the extent income is claimed to be exempt. अब पूरी की पूरी इनकम ही टैक्सेबल हो गई तो पूरा का पूरा लॉस आपको सेट ऑफ करने मिल जाएगा. बोनस स्ट्रिपिंग, 3 महीने पहले रिकॉर्ड डेट के आपने कोई सिक्योरिटी एक्वायर करी है, इस पे बोनस डिक्लेयर हो गया और आप इसे सेल कर देते हैं विद इन 9 months फ्रॉम द रिकॉर्ड डेट, then the loss arising from transfer of such unit shall be ignored. loss so ignored shall deemed to be the cost of acquisition for this bonus units. बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है मालिक, इंटरेस्ट मिलता है. तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपने परचेज किया है और रिकॉर्ड डेट के बाद आप इसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो भाई साहब आपके लिए ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा. वेयर द ओनर सेल और ट्रांसफर दो सिक्योरिटी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट and buy back or reacquire the security after the due date, then it will result in transaction that any interest become payable is received by transferee, the interest will deem to be the income of transferor. मान लीजिए मैंने कोई क्या लिया था मालिक, बॉन्ड लिया था, ये बॉन्ड मैं क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड डेट से पहले किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ, लेट से मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, इंटरेस्ट उसको मिलने के बाद मैं ये क्या कर लेता हूँ, रीएक्वायर कर लेता हूँ. मतलब जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है मैं वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है मैं वो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. ऐसे केसेस में ये इंटरेस्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो साहब क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड आपने पढ़ के जाना चाहिए, सेक्शन 194-57 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आया डिविडेंड से रिलेटेड वो पढ़ के जाना चाहिए. मुझे लगता है अगर एग्जाम में अगर कुछ आ सकता है ना मेरे भाई तो वो आ सकता है आपका गिफ्ट का प्रोविजन और डिविडेंड का प्रोविजन. इसीलिए आपको पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं बताया जाता. हालांकि 115 बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो उस पॉइंट पे आपको याद रखना होगा फैमिली पेंशन का वो 1/3 वाला पॉइंट जो है अब वो एप्लीकेबल नहीं है अगर 115 बीएससी आपने क्या किया होगा, ऑप्ट किया होगा. तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी रिवीजन क्या होता है बेटा, ओवर होता है. आप टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट और डीम डिविडेंड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, आराम से हो जाएगा. कई बच्चे ऐसे हैं जिनने अभी अभी रिसेंटली जनवरी का एग्जाम दिया हुआ है, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं नहीं यार अब बस बहुत हो गया, थक गए, छोड़ देते. याद रखना भाई ये छोड़ने के लिए चीजें नहीं और फाइनल में आकर के तो बिल्कुल छोड़ने वाली चीजें नहीं होती है. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा. आप बोलोगे बस अब छोड़ देते हैं काम खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है. हमने कुछ ड्रीम देखे हैं और इस ड्रीम के पीछे भागना पड़ता है, इस ड्रीम के पीछे मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे नहीं होते कोई भी चीज़ अचीव. और आप इंडिया की मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन को डील कर रहे हैं, आप इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं बॉस. ये तो आपको भी पता है ना कि आप इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन को दे रहे हैं. जब आप इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन को दे रहे हैं आपका लेवल एक मैनेजमेंट का लेवल बनता है, आप कैसे छोड़ सकते हैं. कभी अगर मान लीजिए कंपनी में प्रॉब्लम आ गया तो आप इस तरह से छोड़ के चल जाओगे, आंसर इज नहीं ना. आपको पता है हमारा लोगो है ईगल. क्यों ईगल लोगो है, कभी सोचा है कि भैया हम जब अपने इंस्टीट्यूट का अगर हम लोगो देखते हैं तो ये लोगो है ईगल. क्यों है ये ईगल, आपको कभी पता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ताकि कितना भी बड़ा तूफान आ जाए ना, ईगल ही एक ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर जा करके भी सर्वाइव करता है. तो बॉस हमारा लेवल उस तरीके का होना चाहिए कि लाइफ में कितने भी टर्बुलेंट सिचुएशन आए, नहीं यार हम लड़ेंगे. एक बात समझ के चलिए, लड़ना इंपॉर्टेंट है यार. पास और फेल तो होते रहेंगे ना. अभी कई लोग बोलते हैं कि भैया ये तो सिर्फ लक था इसकी वजह से पास हो गया. आपको तो दिल से पता है ना, आपको तो सच्चाई पता है ना कि ये लक की वजह से नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता. सो मेहनत करो यार, कुछ नहीं होता. ठीक है मे बी 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट मत करो. तुम भी काउंट मत करो, इंडस्ट्री भी काउंट नहीं करेगी क्योंकि इंडस्ट्री सही में काउंट नहीं करती. तू कुछ सोच करके देख, आज तू इतने ऑफिसर्स के साथ डील करता है, तू अपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करता है अपने ऑफिस के, वो सच में ये पूछते हैं क्या कभी कि भैया कितने अटेम्प्ट लगे तुम्हारे बॉस को? कभी तूने खुद ने पूछा जिसके अंदर में तू आर्टिकलशिप कर रहा है कि सर कितने अटेम्प्ट लगे आपको? नहीं ना. सो एक बार तुम्हारे हाथ में ये डिग्री आ गया, इसके बाद में कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि कितने अटेम्प्ट लगे, क्या लगे, कैसे लगे. बिलीव कर लो ये बात को. हाँ ये बात और हो सकती है कि इससे आपके एज के ऊपर फर्क पड़ सकता है, बट बिलीव में आपके ड्रीम्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ सकता.
मेहनत करो यार, कुछ नहीं होता। आप देखो अभी तक के हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक खत्म कर दिए फटाफट फटाफट रिवाइज करके। एग्जाम से पहले यही रिवीजन तो तुम्हारे काम आएगा, सो दैट तुम क्या कर सको, फटाफट रिकॉल कर सको। अपने सारे दोस्तों को भेजो ताकि वो लोग भी रिजल्ट के बाद इस चीज को देख करके क्विकली रिवाइज कर सके। डरो मत यार, कुछ नहीं होता। अपने सपने इतने सस्ते नहीं है, आराम से अचीव होगी सारी चीजें आराम से अचीव होगी। डरना नहीं है किसी चीज से, समझ में आ रही बात? किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहो। और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी किसी चीज से डरो मत, सब एवरीथिंग विल बी फाइन। डन सर। यहां पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ओवर होता है। और अब हम आते हैं रिवीजन के लिए एक और टॉपिक के, और उस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी हाँ, अदर सोर्सेज के बाद हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। यस सर, आ जाइए, आज ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, पीजीबीपी। मुझे पता है आप सभी को इसी चीज का इंतजार था कि कब पीजीबीपी रिवीजन आए और कब मैं फटाफट पीजीबीपी को रिवाइज करूं। तो आ जाओ ना, पीजीबीपी को रिवाइज कर लेते हैं। पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक के डील करता है। वापस से बोलो, कहां से कहां तक के? सेक्शन 28 से लेकर के 44 तक के डील करता है। और ये पूरा का पूरा पीजीबीपी हम लोग फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 28 के ऊपर, जो चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ income will be taxable under the head of PGBP only. These income will be taxable under the head of PGBP only. Any profit and gains from business or profession, any kind of business, any kind of profession, is it regular, irregular, doesn't matter. If it is a business, if it is a profession or vocation, it will be taxable under the head of PGBP. Sale of import license, अगर आप सेल करते हैं import entitlement license, this will be taxable under the head of PGBP. Cash compensatory support और duty drawback, जिसको हम अलग शब्दों के अंदर में सब्सिडी भी कह सकते हैं। सब्सिडी अगर असेट्स के अगेंस्ट में मिली होगी, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट। अगर असेट के अगेंस्ट में नहीं मिली होगी तो इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। तो सब्सिडी अगर असेट के अगेंस्ट में मिली होगी, असेट की कॉस्ट से लेस होगी। अगर ये असेट के अगेंस्ट में नहीं मिली होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। एनी कैश compensatory support, duty drawback, these amount will be taxable under the head of PGBP. Yes, profit on sale of duty entitlement passbook scheme, duty free replenishment certificate. अब देखो ये वाले पॉइंट है ना, पूछे नहीं जाते, बट आपको सेक्शन 28 में दिए हैं तो हमें पढ़ना होता है। अगर आप कभी भी प्रॉफिट होता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम पे या ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट सेल करने पे, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम बाय वे ऑफ बोनस, अगर बिजनेस को कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई भी अमाउंट मिलता है इंक्लूडिंग सम बाय वे ऑफ बोनस, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इफ नॉट PGBP, it will be taxable in other sources. Any gift benefit perquisite arising to business, आपको पता है बिजनेस के टारगेट्स अचीव करने के ऊपर क्या दिया जाता है? प्रॉफिट दिया जाता है। बस ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर 100 बोरी सीमेंट सेल करने का ऑर्डर था और ये आप पूरा करते हैं तो आपको लेट से एक कार मिलने वाली है कंपनी की तरफ से। अब आप 100 बैग सेल कर लेते हैं, कंपनी की तरफ से कार मिलती है। ये कार का जो भी वैल्यू होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगा, दैट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन रिसीव बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग LLP, पार्टनर ऑफ फर्म को जो भी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट और कमीशन मिल रहा है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी होगी, शेयर ऑफ अ फर्म इज टोटली एग्जम्प्ट इन 10(2)(a, शेयर ऑफ अ फर्म इज टोटली एग्जम्प्ट इन 10(2)(a, बाकी अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। यस, नॉन कॉम्पिटेंसी फीस, अगर बिजनेस या प्रोफेशन के अगेंस्ट में कभी नॉन कॉम्पिटेंसी फीस रिसीव हुई होगी, ये नॉन कॉम्पिटेंसी फीस टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। इनकम डिराइव बाय ट्रेड, प्रोफेशन, सिमिलर एसोसिएशन बाय स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड टू इट्स मेंबर, कोई ट्रेड, प्रोफेशन या सिमिलर एसोसिएशन मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करके कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो यस दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। यस और नो? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट, हमने कहाँ देखा था? कैपिटल गेन के अंदर में देखा था कि कैपिटल एसेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो पीजीबीपी एज वेल एज कैपिटल गेन अराइज होता है, पर स्टॉक अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इज टैक्सेबल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी अपॉन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एनी कंपनसेशन और अमाउंट ड्यू रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिजनेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट
के तहत किसी भी तरीके का कंपनसेशन मिलता है आपको, दैट कंपनसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सेल ऑफ असेट हुज होल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन, फॉर एग्जांपल सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD का कोई असेट था जिसका 100% डिडक्शन आपको अलाउड हुआ था, ये असेट जब भी सेल होता है द इनकम विल बी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 28 को एक बार गौर से देख लीजिए। सेक्शन 28 हमें बताता है कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है। अगर आप सर पीजीबीपी के फुल मजे लेना चाहते हैं तो सेक्शन 28 के बाद आपने सेक्शन 29 पे जाना चाहिए। सेक्शन 29 क्या है? हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। अगर सेक्शन 29 की तरफ देखोगे तो वो स्ट्रेट अवे यही बोलता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। सेक्शन नंबर 29 आपसे कहता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी 30 से लेकर के 43B तक के। अगर बेलटेक्स पढ़ोगे तो वो कहेगा 30 से लेकर 43B तक के आप पीजीबीपी के तहत कंप्यूटेशन कर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है। ध्यान से सुनना, पीजीबीपी आप दो तरीके से कंप्यूट कर सकते हो, एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। वापस से बोलो कौन कौन सा? एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ते हैं, इसमें एड बैक करते हैं एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड। वापस से बोलना क्या? एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड को क्या किया जाता है? एड बैक किया जाता है। इसमें से लेस किया जाता है इनकम जो टैक्सेबल नहीं है इन पीजीबीपी, दैट इज टैक्सेबल इन अदर हेड। अदर हेड की इनकम है जो नेट प्रॉफिट के अंदर में शो हो रही है, इसे यहां से निकाल के बाजू किया जाता है। एंड डिडक्शन जो अलाउड है बट नॉट क्लेम्ड, ये भी क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। और जो बच गया ये क्या आता है मालिक? पीजीबीपी। मैक्सिमम केस में जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। प्रॉब्लम में बोला हो या नहीं बोला हो, इनडायरेक्ट मेथड आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ना है। अच्छा, नेट प्रॉफिट वाले प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आए आपको क्या पता है इसको सॉल्व करने का? एक बड़ा इजी तरीका है। नहीं पता है, ये वीडियो आपको देखना जरूरी था। जब भी आप नेट प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट देखोगे, उसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज रुपीज, नेट प्रॉफिट लेना। इसके बाद नोट्स सॉल्व करना। क्या सॉल्व करोगे? जल्दी बोलो। नोट्स सॉल्व करना। नोट्स के बाद क्रेडिट साइड टू पीएनएल, फिर डेबिट साइड टू पीएनएल। 4 स्टेप में पीएनएल सॉल्व करना। आई रिपीट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाना, डाल देना। इसके बाद सारे नोट्स सॉल्व करना। नोट्स के बाद क्रेडिट साइड सॉल्व करना, फिर डेबिट साइड सॉल्व करना। अगर ये नहीं समझ आए तो मैंने क्वेश्चनर का पूरा वीडियो डाल के रखा है, जा करके देखो। क्वेश्चनर की बुक होगी आपके पास अभी तक के, तो ले लिया होगा आपने। वो क्वेश्चनर के साथ पूरे पीजीबीपी सॉल्व करो। मोर देन 120 पीजीबीपी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किए हुए, जा करके सॉल्व करो, तुम्हें मजा आ जाएगा। यस, डायरेक्ट मेथड के अंदर में क्या किया रहता है? जनरली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ध्यान से सुनना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ऐसे केस में क्या करोगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लोगे। नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस जो अलाउ है, या फिर आप ग्रॉस रिसीट से भी ये प्रॉब्लम चालू कर सकते हो। ग्रॉस रिसीट लेना, उसमें से एक्सपेंसेस जो अलाउड है ये माइनस कर देना, स्ट्रेट अवे आपका पीजीबीपी आ जाएगा। स्ट्रेट अवे आपका पीजीबीपी आ जाएगा। डन सर? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम केस में आपको जो पीजीबीपी के अंदर में प्रॉब्लम आते हैं वो पीएनएल के साथ दिए हुए होते हैं, तो आप ये फॉर्मेट को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। अगर पीजीबीपी से प्यार करना है या पीजीबीपी आधे से ज्यादा सॉल्व करना है, ये सेक्शन के कारण होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखोगे सेक्शन 37 के कारण आपका क्या होता है? पीजीबीपी सॉल्व होता है। सेक्शन 37(1) एक जनरल डिडक्शन है जो कहता है अगर 5 कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी 100% आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। तो बात करते हैं वो 5 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर।
दूसरी कंडीशन, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। नॉट कवर्ड अंडर 30 to 36, 30 से 36 में कवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू डबल डिडक्शन। यस, इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली किस पर्पज के लिए होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट शुड नॉट बी इन द नेचर offense which is prohibited by law. Done. अगर ये 5 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट कवर्ड इन 30 to 36, इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ, देन ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट कुछ भी हो, असेसी कोई भी हो, 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। कुछ चीजें जिसको हमें याद करनी चाहिए, बताइए क्या इनकम टैक्स अलाउड है? नहीं। वाई? पर्सनल एक्सपेंडिचर। कोई प्लांट एंड मशीनरी पीएनएल को डेबिट किया है, अलाउड है? नहीं। मान लीजिए कोई कंपाउंड वॉल रेस किया है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद आपको बता दूं, अगर आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। कस्टम एक्साइज पे कर रहे हैं, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। राइट, ड्रॉइंग अलाउड नहीं है, द एक्सपेंसेस मस्ट बी रियल, हेंस किसी भी तरीके के प्रोविजन और रिजर्व्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट विच आर गिवन बाय सम अदर लॉ। यस और नो। साथ साथ में सेक्शन 37(2) कहता है कि अगर आपने कोई डोनेशन किया है या एडवर्टीजमेंट किया इन सॉवनेर, ब्रोचर, पैम्पलेट या ट्रैक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। हालांकि टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त 80 जीजीबी जीजीसी से आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। एक और चीज जो आपको याद रखनी होगी, सीएसआर एक्सपेंडिचर जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलाउड है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है, सो सीएसआर एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सर्कुलर नंबर 5 2012 जो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्रीबीज दिया जाता है कंपनीज द्वारा, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Yes or no, Malik? Done. आगे बढ़ते हैं सर। चलिए जी, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट अलाउड। देखिए, इंटरेस्ट सिर्फ जीएसटी का अलाउड है, बाकी किसी चीज का इंटरेस्ट अलाउड नहीं, बिकॉज इंटरेस्ट इज इन पेनल नेचर। यस, पेनल्टी जो आप पे कर रहे हैं ये फॉर ब्रीच ऑफ लॉ है, इसी के लिए ये भी अलाउड नहीं है। सो वेयर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोला है, पेनल्टी नहीं, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इज अलाउड, बट पेनल्टी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट अलाउड। Dividend and DDD paid are not allowed as deduction. Premium paid by firm on given insurance policy is allowed as deduction. सो ये था सेक्शन 37। अब आते हैं 48(2) के ऊपर। ये सेक्शन बड़ा रेलेवेंट सेक्शन है, इसकी एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए मैंने इसको सबसे आगे रखा है। 48(2) याद रखने का तरीका, हम दो, हमारे दो, दोनों भी रिलेटिव। एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव विच इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल having regards to fair market value or benefit received, the such excess amount will be disallowed। ध्यान से सुनिएगा, any payment made to relative, अगर ये पेमेंट है जो रिलेटिव को किया गया है, रिलेटिव का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, राइट। ये पेमेंट अगर आपने रिलेटिव को किया है और एओ को लगता है, एओ को लगता है, एओ को लगता है, मतलब ये असेसमेंट वाला सेक्शन हुआ। जब एओ असेसमेंट करता है तो असेसमेंट करते वक्त, अब आपको पूरी चीजें याद दिलाता हूं, याद करो जब हमने असेसमेंट पढ़ा था, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करना शुरू करता है। एनालाइज करने जब शुरू करता है तो वो देखता है ये पेमेंट किस किस को की है, और जिसको पेमेंट की है अगर वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मिलता है तब वो 48(2) लगाता है और चेक करता है क्या जो पेमेंट किया गया है रिलेटिव को, क्या ये एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है। ये रिलेटिव को पेमेंट किया गया है, क्या ये एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है। हैविंग रिगार्ड्स टू, किन चीज को ध्यान में रखते हुए, हैविंग रिगार्ड्स टू फेयर मार्केट वैल्यू।
फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का पेमेंट हुआ है मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा बुक किए हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा बुक किए हैं मतलब प्रॉफिट कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश की है, ऐसे एक्सेस पोर्शन को वो क्या करता है, एड बैक कर देता है व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ असेसी अंडर द असेसमेंट। तो सेक्शन 40A2 टेक्निकली एक असेसमेंट वाला सेक्शन है जो कहता है कि अगर एओ को असेसमेंट करते वक्त कभी भी ऐसा लगता है कि पेमेंट किया गया है कोई रिलेटिव को विच इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड्स टू फेयर मार्केट वैल्यू और बेनिफिट रिसीव्ड, द सच एक्सेस पोर्शन विल बी डिसअलाउड, उतना अमाउंट लेना, एड बैक कर देना। सो अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू रिलेटिव एज डिटरमाइंड बाय हुम, एओ। कभी सोचा था असेसमेंट के बाद पीजीबीपी पढ़ोगे, असेसमेंट के बाद पीजीबीपी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा सेक्शन क्यों दिया है और क्यों ये एडजस्टमेंट की जाती है। Unreasonable payment made to relative determined by AO is not allowed as deduction. Market price shall be determined as per arm's length price. Yes or no? ALP जो सेक्शन 92C ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो ALP डिटरमाइंड होता है उसके तहत आप ये निकाल सकते हो। सो एक्सेस पेमेंट जो किया गया है किसको बेटा, रिलेटिव को, ये एक्सेस क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। इसकी एडजस्टमेंट आपको पीएनएल में कैसे दी होगी आपको पता है, कोई तो भी पेमेंट लिखा होगा, नीचे लिखा होगा लेट्स से सैलरी, ऊपर पीएनएल में सैलरी लिखा होगा, नीचे लिखा होगा दिस सैलरी इज पेड टू वन ऑफ द रिलेटिव विच इज एक्सेस बाय 3000 रुपीज पर मंथ। तो 3000 इंटू 12 आपको क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट में एड बैक करना होगा। 48(2) सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्शन 48(3) कैश एक्सपेंडिचर। क्या बेटा, कैश एक्सपेंडिचर, जरा ध्यान से सुनिएगा। एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल exceeding 10,000, in case of GTA 35,000, otherwise then by account pay check draft ECS या other specified mode जो रूल 6A के अंदर में लिखे थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बीम पे, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस वाले। यस, सो एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन in a day for a single bill exceeding 10,000 or 35,000, otherwise then by account pay check draft or ECS, the whole of such expenditure is disallowed, the whole of such expenditure is disallowed। कैसे दी जाएगी एडजस्टमेंट, आपको ऊपर लिखा होगा मे बी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 30,000, नीचे नोट में लिखा होगा द होल ऑफ सच प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज पेड बाय अ बेरर चेक। बेरर चेक इज नॉट एन अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, लेना होगा, पूरा का पूरा एड बैक कर देना होगा। सो एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग 10,000 और 35,000, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड कहाँ लिखा है, रूल 6A वाले, वही जो हम पहले पढ़ के आ गए कैपिटल गेन में, 100% शैल बी डिसअलाउड वेयर द लाइबिलिटी इज इनकर्ड। 3A, मान लो आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया पर लाइबिलिटी इनकर कर ली, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, नेक्स्ट ईयर भी आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया होगा, तब भी ये सेक्शन अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली होता क्या था, जरा ध्यान से सुनिए, ये सेक्शन ने क्लियर कट वर्ड लिखा है, अगर आपने पे किया है तो लोग क्या करते थे, पे नहीं कर देते थे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी बुक कर देते थे और नेक्स्ट ईयर एक्चुअली पे करते थे, बोलते थे हम तो डिसअलाउंस से बच गए। तब जाकर के रूल 3A लेकर के आया, 40A(3A) लेकर के आया, जो कहता है मान लो आपने लाइबिलिटी इनकर करी और अगले साल भी 10,000 से ज्यादा या 35,000 से ज्यादा इन केस ऑफ GTA, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट पे कर रहे हो, द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। वर्ड पढ़िएगा, वेयर द लाइबिलिटी इज इनकर्ड एंड डिडक्शन इज अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, पेमेंट मेड इन सक्सीडिंग ईयर अदरवाइज देन बाय प्रिस्क्राइब मोड शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर दैट ईयर। उस साल भी क्या किया जाएगा, डिसअलाउ किया जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट 3 है और नीचे वाला पार्ट 3A है। डन बेटा, आ जाओ सर। सो 40A(3)(3A) कहता है अगर कोई पेमेंट किया रिलेटिव को विच इज 40A(2) कहता है अगर कोई पेमेंट किया रिलेटिव को विच इज एक्सेस, तो एक्सेस डिसअलाउ होगा। 40A(3) कहता है पेमेंट मोड, ऑब्जेक्टिव क्या था इन सेक्शन को लाने के पीछे, ये सेक्शन को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव था कैश पेमेंट्स को अवॉइड करना। यस, आपने मेरे साथ 269 SSNT वाले प्रोविजन ऑलरेडी पढ़े हैं, ये उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है कि बॉस जो बिजनेस पेमेंट्स किए जाते हैं, इस केस में अगर आपने 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर दिया, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS, द होल ऑफ सच सम विल बी डिसअलाउड। यस और नो?
चलिए, इसके बाद आता है रूल 6DD के कुछ एक्सेप्शन। कहाँ आते हैं बेटा? रूल 6DD के कुछ एक्सेप्शन। मतलब क्या? 40A 3A 3 और 3A के लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए रूल 6DD के अंदर में, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने पेमेंट कैश में भी कर दिया तो भी चलेगा। रूल 6DD एनलिस्ट करती है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे आपने पेमेंट कैश में भी किया तो भी चलेगा। चेक कीजिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को पेमेंट किया, भले ही पेमेंट कैश में क्यों ना किया हो, चलेगा। वेयर द पेमेंट इज मेड टू LIC और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिया तो भी चलेगा। पेमेंट मेड थ्रू NEFT, RTGS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और BIM, इससे पेमेंट किया है तो ये तो प्रिस्क्राइब मोड में आते हैं। जहाँ वहाँ किया जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चलेगा। पेमेंट मेड टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल्स को पे किया है, चलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट पे किया है अप टू 50,000 रुपीज़, बिल्कुल चलेगा, इनमें आपको डिसअलाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए पेमेंट किया है इन कैश, चलेगा। सैलरी टू एम्प्लॉय पोस्टेड एट अदर प्लेस फॉर 15 डेज और मोर, सर अगर एम्प्लॉय किसी दूसरे शहर में पोस्ट किया गया है, उसको वहाँ पे कैश पेमेंट किए गए तो ये चलेंगे। सो ये वो एनलिस्ट करते हैं, वो पेमेंट्स एनलिस्ट करते हैं जो भाई साहब क्या करोगे आप, आपको पे अगर कैश में कर भी दिया आपने तो भी अलाउड रहेगा। डन बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सो यहाँ हम लोगों का PGBP स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग यहीं तक के कर रहे हैं, नेक्स्ट रिवीजन के अंदर में हम लोग PGBP का मैक्सिमम पार्ट खत्म करने वाले हैं। आज हमने कैपिटल गेन खत्म किया, पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज खत्म किया और PGBP की शुरुआत कर दी। आप सभी दोस्तों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, सभी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, सब बूस्टर रिवीजन हेल्प कर रहा है। कुछ कैपिटल गेन वाले वीडियो के अंदर में कुछ आई थिंक हियर एंड देयर था जो जिसको रेक्टिफाई कर दिया गया टीम द्वारा, राइट। सो ये बूस्टर रिवीजन के अंदर में अदर सोर्सेज एज वेल एज PGBP रिवीजन है। कल का PGBP रिवीजन जो होगा ये और ज्यादा मजेदार आने वाला है क्योंकि उसमें पूरा का पूरा PGBP खत्म हो जाएगा। सो आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। एक ही चीज है, आपके सारे दोस्तों को ये वीडियो भेजिएगा ताकि उन लोगों का भी फटाफट रिवाइज हो सके। ये बूस्टर रिवीजन 20 मार्च ने 100% सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डाला है, तो प्लीज इसका भरपूर मजा लें। थैंक यू सो मच।